हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन जीएस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जेएसएससी स्पेशल में आज हम लोग मॉडल सेट 3 करने वाले हैं। जो लोग सेट 1 सेट 2 नहीं देखे हैं वो जाके देख लें, प्लेलिस्ट बना हुआ है, या तो फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें हम लोग झारखंड सीजीएल उत्पाद सिपाही, टीजीटी, पीजीटी, लैब असिस्टेंट के संभावित प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। और ये बाइलिंगुअल रहेगा, दैट मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाए हुए रहेंगे। और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं इस चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें। और जिन्हें इसकी पीडीएफ की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। जानने से पहले पहले सिलेबस को देख लें। जो लोग नहीं देखें अभी तक सिलेबस को, वो अच्छे से एक बार वीडियो को पॉज करके ये देख सकते हैं कि किस किस पोर्शन से आपको प्रश्न कितना कितना पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अब प्रश्नों को जानते हैं। पहला प्रश्न क्या है? वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ क्यूबा? मतलब क्यूबा की राजधानी कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में बाकू, बी बर्न, सी हरारे और डी में दिया गया हवाना। तो क्यूबा की कैपिटल कहाँ पर है? इसकी कैपिटल हवाना में सिचुएटेड है क्यूबा, जो कि एक क्यूबा जो एक देश है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ये सिचुएटेड एक देश है। और इसकी जो मुद्रा है यहाँ पर पैसो यहाँ की मुद्रा है, दैट मीन्स करेंसी। और इसको विश्व का चीनी का कटोरा भी इसको कहा जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो क्यूबा से रिलेटेड हैं। इसको मैप में आप देख सकते हैं, ये रहा क्यूबा और इसकी राजधानी जो है हवाना यहाँ पर सिचुएटेड है। और ये यूनाइटेड स्टेट इधर है नॉर्थ अमेरिका, और इधर साउथ अमेरिका आपको देखने को मिलेगी। और ये जो है अटलांटिक ओशन, कैरिबियन सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको के बीच में ये सिचुएटेड है। तो ये रहा दोस्तों ये मैप। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। विथ विच कंट्री डिड इंडिया एक्सचेंज इट्स बाउंड्री मैप? मतलब भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? मतलब कुछ अपने क्षेत्र को उस देश को दे दिया गया था और कुछ उस देश के क्षेत्र को अपने देश में शामिल कर लिया गया था। तो ये किस देश के साथ ये समझौता हुआ था? इसमें दिया गया है ऑप्शन में, ए चीन, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान और डी में दिया गया बांग्लादेश। तो ये किसके साथ हुआ था? ये जो मानचित्र सीमाओं का मतलब अदला बदली जो क्षेत्र का हुआ था, ये बांग्लादेश के साथ ये किया गया था, जिसमें इंडिया के 111 क्षेत्र जो हैं वो बांग्लादेश को दिए गए थे और बांग्लादेश के 51 क्षेत्रों को हमारे देश में शामिल किया गया था, जो कि 2015 में ये दोनों देशों के बीच में ये समझौता किया गया था। क्योंकि उन जो क्षेत्र थे वो काफ़ी डिस्प्यूटेड थे, तो इसीलिए इसको अदला बदली करके ये सुलझा लिया गया है। तो ये था दोस्तों बांग्लादेश के साथ ये समझौता किया हुआ। अब नेक्स्ट जानते हैं, बांग्लादेश को देख लेते हैं। ये रहा बांग्लादेश यहाँ पर, जो कि बे ऑफ बंगाल से जस्ट सटा हुआ है। और हमारे देश के जो स्टेट जो टच करते हैं बांग्लादेश के साथ, ये हैं वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिज़ोरम। ये जो स्टेट हैं जो बांग्लादेश से टच करते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। रवि दहिया हु वॉन द सिल्वर मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? जो रवि दहिया जी जो हैं वो टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीते थे, और उनका जो संबंध है वो किस खेल से, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें दिया गया है जेवलिन थ्रो, बी शॉट पुट, दैट मीन्स भाला फेंक, गोला फेंक, सी में दिया गया रेसलिंग, दैट मीन्स कुश्ती, और डी में दिया गया बॉक्सिंग। तो ये किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित हैं रेसलिंग से, दैट मीन्स कुश्ती के ये खिलाड़ी हैं रवि दहिया जी, जिनके द्वारा टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक इनके द्वारा जीता गया है। ये आपको दिख रहे होंगे, ये रवि दहिया जी हैं, इन्हीं के द्वारा ये रजत पदक जीता गया था। और ये 57 किलोग्राम वर्ग भार में ये रजत पदक जीते थे। ये कुछ बजरंग पुनिया के जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन ये बजरंग पुनिया नहीं है, ये रवि दहिया जी है जिनके द्वारा ये जीता गया है। और ये भारत के युवा पहलवान हैं, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। विच एक्टर हैज़ बीन हॉनर्ड विथ द दादा साहब फाल्के अवार्ड इन द ईयर 2019? 2019 में दादा साहब फाल्के अवार्ड किस अभिनेता को दिया गया है? इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए रजनीकांत, बी श्रेयस तलबड़े, सी में दिया गया अमिताभ बच्चन और डी में है दिलीप कुमार। तो ये किनको दिया गया है 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार? ये दिया गया है रजनीकांत जी को, जो कि एक साउथ एक्ट्रेस हैं। इनको दिया गया है 2019 का दादा साहब फाल्के अवार्ड। और ये जो अवार्ड है ये सिनेमा जगत में ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, मतलब यही है जो कि
अगर कोई भी सिनेमा के क्षेत्र में अपना बहुत ही ज़्यादा योगदान देता है, बहुत ही सराहनीय योगदान देता है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये जो है रजनीकांत जी को मिला है 2019 का पुरस्कार। अब और भी जान लेते हैं इनके बारे में। जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है, ये जो है इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है जो कि सिनेमा के क्षेत्र में ये दिया जाता है, जिसका नाम है दादा साहब फाल्के अवार्ड। क्योंकि इनके द्वारा फिल्म के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया गया था, इसीलिए इन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार रखा गया है। और ये जो है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा इनको कहा जाता है, दादा साहब फाल्के जी को। और इनके द्वारा जो फर्स्ट इंडियन फिल्म मतलब बनाया गया था, जो कि फर्स्ट फुल फीचर लेंथ फिल्म था, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में इनके द्वारा बनाया गया था। और इन्हीं की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार जो है पहली बार दिया गया था 1969 में देवकी रानी जी को दिया गया था इस पुरस्कार को फर्स्ट टाइम। तो ये भी ध्यान में रखें कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ये पहला पुरस्कार किन को दिया गया था, तो ये दिया गया था देवकी रानी जी को। और 2023 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया था, ये दिया गया था रणबीर कपूर को, ये बेस्ट एक्टर मेल के लिए। और इनका जो मूवी था ब्रह्मास्त्र के लिए इनको दिया गया था। और दूसरा दिया गया था आलिया भट्ट जी को दिया गया था, जो कि गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए इनको दिया गया था। तो ये दोनों को दिया गया था 2023 का दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, ये लिस्ट दिया गया है जो कि 2020 में दिया गया था आशा पारेख जी को, 2019 में रजनीकांत, 2018 में अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था, और 2017 में विनोद खन्ना जी को, 2016 में काशी नाथुनी विश्वनाथ जी को दिया गया था। और ये सभी हालांकि इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 2018-17 तक बस ये ध्यान में रखें कि ये किनको किनको दिया गया था दादा साहब फाल्के अवार्ड। यहीं से प्रश्न बन सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा संविधान है उसमें कितनी भाषाओं को ऐड किया गया है, जो 8वीं अनुसूची में ऐड किया गया है। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन में ए में 18, बी 22, सी में दिया गया 24 और डी में दिया गया 23। तो टोटल कितनी भाषाओं को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है, ये टोटल 22 भाषाओं को रखा गया है। पहले जो भाषाएं थे, पहले 14 भाषाएं थे, बाद में और भाषाओं को ऐड करके टोटल 22 भाषाएं जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में मेंशन किया गया। अब ये कौन कौन सी भाषाएं हैं, ये भाषाएं हैं असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मैतई, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये सभी टोटल 22 भाषाएं हैं जो कि हमारे संविधान में मेंशन किया हुआ है। और ये 8th शेड्यूल में मेंशन किया हुआ है, जो कि आर्टिकल नंबर 344 सब क्लोज 1 एंड 351 में ये मेंशन किया हुआ है। तो ये भी ध्यान में रखें। और जो भाषाएं जो है जो बाद में ऐड किए गए हैं, उन सभी भाषाओं को भी जान लेते हैं। जैसे कि 1950 में ये इनिशियली 14 भाषाएं थे और बाद में बाकी भाषाओं को ऐड करके 22 भाषाएं किया गया है। दैट मीन्स बाद में जो जितनी भाषाएं ऐड हुई हैं, ये 8 भाषाएं टोटल बाद में ऐड किया गया है। और ये कब कब ऐड किया गया है, ये ऐड किया गया है 1967 में ऐड किया गया। सिंधी को ऐड किया गया है, जो कि 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1967 में, तब इसको ऐड किया गया है सिंधी को। और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को ऐड किया गया है। और ये भी 71वां संविधान संशोधन करके ऐड किया गया है। और 2003 में जो है ये बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को ऐड किया गया है, जो कि 92वां संविधान संशोधन किया गया था, ये तब ऐड हुआ है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को। और 2021 में जो है ये ओडिया का जो वर्ड को मतलब चेंज किया गया था, ओडिया को ओडिया लिखा गया था। और इसमें भी संविधान संशोधन करके ये किया गया था, जो कि 96वां संविधान संशोधन किया गया था 2011 में, और ओडिया को ओडिया लिखा गया था। तो ये सभी चीज़ें हैं जो 8th शेड्यूल से रिलेटेड है, भाषाएं से रिलेटेड। यहाँ से प्रश्न कहीं से भी अगर बनेंगे तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड और भी जान लेते हैं, जैसे कि क्लासिकल लैंग्वेज भी हमारे संविधान में ऐड किए गए हैं। और ये भी 8th शेड्यूल में ही, दैट मीन्स 8वीं अनुसूची में ही ऐड किए गए हैं, जो कि टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं हमारे संविधान में। और ये कौन कौन है, ये है तमिल,
संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया, ये टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेजेज हैं जो कि हमारे संविधान में ऐड किया गया है। जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो हैं वो 22 हैं और क्लासिकल लैंग्वेज जो है ये 6 हैं। हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा नाम का कोई चीज़ नहीं है, मतलब कोई भी लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा नहीं घोषित किया गया है। ये ऑफिशियल लैंग्वेज है और क्लासिकल लैंग्वेज है, तो ये बात ध्यान में ज़रूर रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बीन गिवन जीआई टैग फॉर सोजत मेहंदी, मतलब जो सोजत मेहंदी है ये किस राज्य को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग क्या होता है कि उसमें एक लाइसेंस दिया जाता है जिसमें 20 साल तक उसकी वैलिड रहती है और वो एक स्पेसिफिक एरिया को वो इंडिकेट करती है कि वहाँ का वो फेमस चीज़ हो, उसी को दिया जाता है जीआई टैग। तो ये सोजत मेहंदी जो है ये कौन से राज्य का है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान और डी में दिया गया है छत्तीसगढ़। तो ये किस राज्य की सोजत मेहंदी है जिसको जीआई टैग मिला है। ये जो सोजत मेहंदी जो है ये राजस्थान राज्य की है जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। हु अटैक्ड एंड लूटेड द फेमस सोमनाथ टेम्पल इन 1025 AD, मतलब 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध जो सोमनाथ मंदिर है इसको हमला करके किनके द्वारा ये लूटा गया था। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में मोहम्मद गजनी, बी चंगेज़ खान, सी मोहम्मद गौरी और डी में दिया गया है नादिर शाह। तो ये किनके द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। ये लूटा गया था मोहम्मद गजनी जी के द्वारा ये लूटा गया था। सोमनाथ मंदिर में काफ़ी ज़्यादा धन वगैरह थे, मतलब उसमें जो दान किए हुए जो धन रहते हैं उन सभी चीज़ों को ये मोहम्मद गजनी जी के द्वारा मतलब लूटा गया है उस मंदिर को। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसमें जो है जो सोमनाथ मंदिर जो है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में ये सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग इसको माना जाता है। जो हमारे देश में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं इसमें से पहला जो है ये सोमनाथ मंदिर को ही ये माना जाता है। और ये जो है चौहान वंश के शासक कुमारपाल प्रथम के द्वारा इसको जीर्णोद्धार मतलब किया गया था। जब लूटा गया था उसके बाद फिर से उसको मतलब बनाया गया था, तो ये कुमारपाल प्रथम के द्वारा ये बनाया गया था, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। विच बुक वाज ट्रांसलेटेड एज द रज्मनामा बुक ऑफ वार ड्यूरिंग द रेजिन ऑफ अकबर, मतलब अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद जो है ये द रज्मनामा जिसे युद्ध की पुस्तक के रूप में ये किया गया है। तो ये किस पुस्तक को ये किया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में महाभारत, बी में दिया गया है रामायण, सी में दिया गया है अकबरनामा और डी में दिया गया है बाबरनामा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर ये से पता चल रहा है कि युद्ध की पुस्तक तो किस में सबसे ज़्यादा मतलब युद्ध हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था महाभारत में सबसे ज़्यादा ये युद्ध हुआ था और इसी पुस्तक को ये द रज्मनामा के नाम से ये अनुवाद किया गया था। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। हु इज़ एसोसिएटेड विद द पोस्ट फ्रंटियर गांधी, मतलब फ्रंटियर गांधी के पद के साथ कौन संबंधित है, मतलब किनको फ्रंटियर गांधी कह के पुकारा गया था। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, ए में मोहम्मद का गांधी मतलब ए गांधी, बी में दिया गया अब्दुल अली वली खां और सी में है खान अब्दुल गफ़ार खां, डी में दिया गया लाला लाजपत राय। तो किनको फ्रंटियर गांधी के नाम से बुलाया जाता था, तो ये बुलाया जाता था खान अब्दुल गफ़ार खान जी को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता था और ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इससे रिलेटेड भी जान लेते हैं, जो इनको जो है 1987 में इन्हें भारत रत्न ये दिया गया था, जो कि ये नन हिंदुस्तानी है, मतलब ये पाकिस्तान के रहने वाले थे और इन्हीं को पहला जो नन इंडियंस हैं जिनको भारत रत्न दिया गया था तो ये इन्हीं को दिया गया था। तो ये भी ध्यान में रखें, इसको फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था, मतलब पुकारा जाता था। अब इनके बारे में और जान लेते हैं। इनका जन्म जो है ये 6 फरवरी 1890 में हुआ था और ये पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 20 जनवरी 1988 को ये पेशावर पाकिस्तान में ही इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी ये खुदाई खिदमतगार की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, जो कि काफ़ी एक इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि खुदाई खिदमतगार की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो ये खान अब्दुल गफ़ार खान जी के द्वारा किया गया था।
और इसकी जो नेशनलिटी है ये तो पाकिस्तानी ब्रिटिश इंडिया के थे, मतलब उस टाइम ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत इंडिया भी था और पाकिस्तान भी था, तो वहीं के ये नेशनलिटी थे। और इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी ये है आइडियाज़ ऑफ ए नेशन, इनके द्वारा, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध बुक है, इनके द्वारा लिखी गई थी, तो इसे भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है, हु फाउंडेड द सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता, मतलब किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में है उसको स्थापित किया गया था। तो इसमें दिया गया है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 और चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो ये किसके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में है उसको स्थापित किया गया था। तो ये स्थापित किया गया था 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उस टाइम ये सुप्रीम कोर्ट जो है कोलकाता में इसको स्थापित किया गया था इसी एक्ट के तहत। और इसमें जो है जो पहली जो मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर बनी थी जिनका नाम था एलिजा इम्पे बनी थी, और इसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश यहाँ पर थे जो कि उस टाइम बनाए गए थे। और इसकी स्थापना 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये किया गया था, जो कि कलकत्ता का उच्चतम न्यायालय की ये स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला जो है किसी भी राज्य की ये पहली राज्यपाल ये बनी थी। तो ये इसमें ऑप्शन दिया गया, ए श्रीमती सरोजनी नायडू, बी श्रीमती सुचेता कृपलानी, सी में दिया गया श्रीमती इंदिरा गांधी और डी में दिया गया श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। जो सरोजनी नायडू जी हैं ये हमारे स्वतंत्र भारत के बाद मतलब पहली जो राज्यपाल जो बनी थी, जो महिला राज्यपाल थी, और ये उत्तर प्रदेश की ये राज्यपाल बनी थी। तो ये भी ध्यान में रखें, ये रही सरोजनी नायडू जी, इन्हीं को उत्तर प्रदेश का ये प्रथम राज्यपाल ये बनाया गया था। और ये उस टाइम उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत दैट मीन्स यूनाइटेड प्रोविंस भी बोला जाता था, बाद में उसका नाम चेंज करके उत्तर प्रदेश रखा गया है। और ये हमारे देश की पहली महिला राज्यपाल ये बनी हैं, तो ये भी ध्यान में रखें। अब इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जो अन्य नाम है, इनको भारत कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है। और इनका जन्म 13 फरवरी 1879 ईस्वी में हैदराबाद आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है ये 2 मार्च 1949 में इनकी मृत्यु इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी जो रचनाएं इनके द्वारा जो लिखे गए जो बुक हैं जिनका नाम है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, बर्ड ऑफ टाइम, ब्रोकन विंग, ये सभी जो बुक हैं जो कि सरोजनी नायडू जी के द्वारा लिखी गए बुक हैं। यहाँ से भी प्रश्न हो सकता है बन सकते हैं, तो इसे भी याद में ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 में एक साथ कीजिए और सूची को मतलब दिए गए कूट जो है इसमें सही उत्तर को चुनने का मतलब बोला गया है। तो इसमें दिया गया है ए में संगीतज्ञ दिया गया है और उनके द्वारा जो मतलब जो बजाई जाती है वो चीज़ दी गई है दूसरी सूची में। तो जो है इसमें देखा ये है, ए में दिया गया है उस्ताद असद अली खां, बी में दिया गया मल्लिकार्जुन, सी में दिया गया बिस्मिल्लाह खां और डी में दिया गया है टी.एन. कृष्णन। तो इसमें से देख लेते हैं, जो बिस्मिल्लाह खां जो है ये शहनाई बजाते हैं, दैट मीन्स सी का जो है 1 होगा। तो सी का 1 कहाँ पर है? यहाँ पर केवल एक दिख रहा है जो बी ऑप्शन दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। दैट मीन्स ए का 4 जो असद अली खां है ये वीणा बजाते हैं, मल्लिकार्जुन जो है ये शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड हैं, और जो टी.एन. कृष्णन जो है ये वायलिन ये बजाते हैं। तो ये इसका करेक्ट मिलान है, तो इसे देख लें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, द अंडमान आइलैंड एंड द निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो अंडमान द्वीप समूह है और निकोबार द्वीप समूह है ये एक दूसरे को कैसे मतलब अलग करते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें दिया गया ऑप्शन में ए में 10 डिग्री चैनल, बी ग्रेट चैनल, सी में दिया गया बे ऑफ बंगाल और डी में दिया गया है अंडमान सी। तो ये किनके थ्रू ये अलग होते हैं? जो अंडमान द्वीप समूह है और जो निकोबार द्वीप समूह है। तो ये दोनों जो है ये 10 डिग्री चैनल के थ्रू ये अलग होते हैं, एक दूसरे को मतलब सेपरेट कर लेते हैं 10 डिग्री चैनल में। ये आपको दिख रहा होगा अंडमान और निकोबार के जो आइलैंड है यहाँ पर 10 डिग्री चैनल है, जो कि ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार को ये अलग करता है। यहाँ से भी मतलब अगर क्वेश्चन अगर थोड़ा
जटिल किया जाए तो यहाँ पर ऐसे भी पूछ सकता है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कैसे अलग किया जाता है, मतलब किस लाइन के थ्रू ये अलग होता है। तो ये 10 डिग्री चैनल से ये अलग होता है, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। हाउ आर द सॉइल्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया जनरली फॉर्म्ड। जो भारत के उत्तरी मैदान है उनकी मृदाएं जो है वो सामान्यतः कैसे बनती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया है ए में बाय तलवचन, बी में दिया गया बाय सब्सिडेंस, और सी में दिया गया बाय इन सिटू वेदरिंग, और डी में दिया गया बाय इरोजन, मतलब जो अपर्दन के द्वारा होता है। तो ये कैसे जो नॉर्थ इंडिया का जो सॉइल है वो कैसे बनते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बाय सब्सिडेंस के कारण ये जो मृदाएं जो हैं वो बनती है। और ये होता कैसे, जो नदियाँ जो हैं जो हिमालय से होते हुए मतलब इधर बहती है, उसके कारण जो मिट्टी जो लाया जाता है उसी के कारण वहाँ की मैदानें जो है वो जनरली बनी हुई है, जो कि काफ़ी फर्टाइल लैंड ये माना जाता है, जहाँ पर काफ़ी अच्छे मतलब खेती पैदावार होती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जो मुद्दुमलाई वन्य प्राणी जो सेंचुरी अभ्यारण्य जो है ये किस राज्य में ये स्थित है। इसमें दिया गया ऑप्शन ए केरला, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु, और डी में दिया गया आंध्र प्रदेश। तो ये जो वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये तमिलनाडु में ये लोकेटेड है, जो मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं ये जो अभ्यारण्य जो है ये 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय पार्क यो 2007 में इसको टाइगर रिजर्व इनको घोषित किया गया है, जो कि तमिलनाडु स्टेट में ये सिचुएटेड है। अगला प्रश्न क्या है, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ इंडिया इन मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। मतलब दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है, ये पूछा जा रहा है। इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में चौथा, बी में दिया गया तीसरा, सी में दिया गया है दूसरा, और डी में दिया गया है पहला। तो दुग्ध उत्पादन में हमारा देश पूरे विश्व में कितवां स्थान में है, तो ये है पहला स्थान में है, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो दूध का उत्पादन होता है ये हमारे देश में किया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। विच इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट स्टेबलाइज इन इंडिया। हमारे देश में कौन सा जो पहला परमाणु संयंत्र है वो स्टेबलाइज किया गया था, मतलब स्थापित किया गया था। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में कैगा, बी तारापुर, सी नरोरा, डी में दिया गया है कोट्टा। तो ये कौन सा परमाणु संयंत्र है जो हमारे देश में पहली बार इसको स्टेबलाइज किया गया है। ये है तारापुर जो परमाणु संयंत्र है, इसको सबसे प्रथम बार स्थापित किया गया था हमारे देश में, जो कि एक परमाणु संयंत्र है। यहाँ पर क्या होता है, बिजली उत्पादन की जाती है, जो कि ये मुंबई के निकट तारापुर नामक स्थान पे ये सिचुएटेड है, और ये हमारे देश का पहला ये परमाणु संयंत्र है। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं हमारे देश में और भी कितने जो परमाणु संयंत्र है। ये उत्तर प्रदेश में जो है जिसका नाम है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, तमिलनाडु में 2 ठो है जो है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, और है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन, और है कर्नाटका में एक है जिसका नाम है कैगा जनरेटिंग स्टेशन, और महाराष्ट्र में है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, और ये गुजरात में है काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन, और राजस्थान में जो है ये राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। तो ये सभी जो हैं हमारे देश में जो एटॉमिक पावर स्टेशन हैं जो स्टेबलाइज किए गए हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं ये सभी, तो इसे भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ बैंड द सेल ऑफ डीजल व्हीकल्स इन दिल्ली एज फ्यूम्स फ्रॉम चीप डीजल काउज लंग्स कैंसर ड्यू टू। जो नेशनल एनजीटी जो है हमारे देश की, इनके द्वारा दिल्ली में डीजल वाहनों की बिक्री को प्रतिबंधित किया है, क्योंकि सस्ते डीजल से निकलने वाले धुएं से कौन सा मतलब इसके कारण ये फेफड़े का कैंसर ये होता है। तो ये किसके कारण होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में पार्टिकुलेट मैटर, बी में दिया गया है नाइट्रोजन गैस, सी में दिया गया है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और डी में दिया गया है कार्सिनोजेंस। तो ये किसके कारण ये फेफड़े का कैंसर ये होता है। तो ये होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ये होता है, जो कि हमारे फेफड़ों में जो है ये कैंसर का कारण ये बनती है। और ये जो है डीजल इंजन का जो है उसके कारण जो फैलता है, मतलब उसमें जो दहन होके निकलता है धुआं, उसी के कारण ये जब हमारे नोज के थ्रू वो अंदर जाता है और ये
फेफड़े का कैंसर ये होने का कारण बनता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। इट इज़ सेड दैट ए गुड बैंकर इज वन हु नोज द डिफरेंस बिटवीन ए मॉर्टगेज एंड मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब ये ऐसा कहा जाता है कि एक अच्छा बैंकर जो है वह जो बंधक और किसके साथ के बीच के अंतर को वो जानता है। इसमें दिया गया है ए में हुंडी, बी में दिया गया बिल ऑफ एक्सचेंज दैट मीन्स विनिमय पात्र, सी में दिया गया है लिक्विड एसेट्स दैट मीन्स तरल परिसंपत्तियाँ, और डी में दिया गया है बॉन्ड। तो ये किस किस के बीच जो है एक अच्छा बैंकर जो बंधक और उसके साथ ये बीच का अंतर जानता हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी दैट मीन्स बिल ऑफ एक्सचेंज जो है विनिमय पत्र जो है ये इसके तहत जो एक अच्छा बैंकर जो बंधक और विनिमय पत्र के बीच के अंतर को ये जानता है, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विच सेंट्रल एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ स्टॉक मार्केट इन इंडिया, मतलब भारत में जो स्टॉक मार्केट है इसके विनिमय के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी ये जिम्मेदार है, मतलब किनके द्वारा ये नियंत्रित किया जाता है जो स्टॉक मार्केट है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है IRA, बी में दिया गया है नाबार्ड, सी में दिया गया है IRDA और डी में दिया गया है सेबी। तो जो शेयर मार्केट जो है इसको नियंत्रित करता है सेबी के द्वारा ये नियंत्रित किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसी के द्वारा जो स्टॉक मार्केट होता है जहाँ पर स्टॉक का जो खरीद बिक्री किया जाता है उसको नियंत्रित किया जाता है सेबी के द्वारा। तो ये ध्यान में रखें। और इसकी जो स्थापना जो है ये 12 अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हिंदी अगर रूपांतरण देखा जाए तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है, और इंग्लिश में देखा जाए तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। द इनकम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, मतलब इनमें से कौन सा जो है जिसको नेशनल इनकम में मतलब काउंट नहीं किया जाता है। तो इसमें दिया गया है ए में इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस, मतलब मालिक के कब्जे में मकानों का जो आरोपित किराया जो है। बी में दिया गया है नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, सी में दिया गया लॉटरी जीतना, और डी में दिया गया है किसी मकान का बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन। तो ये कौन सा है जो कि राष्ट्रीय आय में ये शामिल नहीं किया जाता है। जो लॉटरी जीतना जो है ये इसको राष्ट्रीय आय में इसको शामिल नहीं किया जाता है, बाकी जितने भी दिए गए हैं ये सभी चीज़ों को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। इन विच ईयर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पॉलिसी वर्स स्टार्टेड इन इंडिया, मतलब भारत में आर्थिक सुधार की नीतियाँ जो है ये किस वर्ष ये प्रारंभ की गई थी। इसमें ऑप्शन दिया गया ए में 1951, बी 1971, सी में दिया गया 1991 और डी में दिया गया 2001। तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 1991 में ये किया गया था। आर्थिक सुधार की नीतियाँ ये लाया गया था जिसमें ग्लोबलाइजेशन वगैरह जो चीज़ें हैं वो लाया गया था, और ये नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा ये लाया गया था। मतलब हमारे जो इंडिया का जो मार्केट है वो सबके लिए ये खोल दिया गया था ताकि बाहर से जो कंपनियां हैं यहाँ पर आके स्टेबलाइज हों और यहाँ का जो विकास है वो किया जाए, जैसे कि लोगों का बेरोज़गारी ख़त्म हो और जो नेशनल इनकम जो है वो बढ़े। ये सभी चीज़ों के लिए ये जो आर्थिक सुधार की नीतियाँ जो है 1991 में ये लाया गया था। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा जो संशोधन अधिनियम जो है जिसको मिनी संविधान भी माना जाता है। तो इसमें दिया गया ए में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, बी में दिया गया 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, सी में दिया गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और डी में दिया गया है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो किसको मिनी दैट मीन्स मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दैट मीन्स जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, उस टाइम काफ़ी चीज़ों को हमारे संविधान में ऐड किया गया था और इसी को बोला जाता है मिनी संविधान। इसको बोला जाता है 42वां संविधान संशोधन को। अब इसे भी जानेंगे कि क्या क्या चीज़ों को उस टाइम ऐड किया गया था। ये जान लेते हैं जो 42वां संविधान संशोधन जो किया गया था इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें जो प्रियम्बल जो है जो प्रस्तावना हमारे संविधान की है उसमें 3 चीज़ों को ऐड किया गया था। एक है सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये तीनों चीज़ों को
हमारे संविधान में ऐड किया गया था और ये भी 42वां संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था। ये पहले से हमारे संविधान में नहीं थे, ये बाद में ये ऐड किए गए थे। और यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि किन 3 चीज़ों को ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन में हमारे प्रियम्बल में। तो ये है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी का जो वर्ड है, ये सभी चीज़ों को जोड़ा गया था। और 7th शेड्यूल में क्या क्या चीज़ जोड़ा गया था, इसमें जोड़ा गया था कि ट्रांसफर्ड 5 सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कंकरेंट लिस्ट। जो राज्य सूची है और जो समवर्ती सूची है, उनमें से क्या किया गया था कि 5 सब्जेक्ट को क्या किया गया था, जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया था। टोटल 5 सब्जेक्ट को ये, और ये कौन कौन थे, एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट, वेट मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड बर्ड्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये सभी चीज़ों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में ये डाला गया था। और समवर्ती सूची में क्या होता है कि उसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। और अगर दोनों अगर एक ही कानून बना रही है एक ही बार मतलब, तो उसमें केंद्र सरकार को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। और स्टेट लिस्ट में क्या होता है कि केवल स्टेट ही कानून बना सकता है। और एक और होता है जिसको यूनियन लिस्ट बोला जाता है, जिसमें केवल संघ की सरकार जो होती है वो कानून बना सकती है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो लिस्ट से मतलब से रिलेटेड हैं। और भी ऐड किया गया था, जैसे कि आर्टिकल नंबर 51A को ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। और इसमें जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डाला गया था, जो मौलिक कर्तव्य जो हैं उन सभी को डाला गया था। ये जो कि आर्टिकल नंबर 51A में ये मेंशन किया हुआ है। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि पार्लियामेंट में ये कुछ चेंजेस किया गया था, जैसे कि मेड प्रेसिडेंट बाउंड टू द एडवाइज ऑफ द कैबिनेट। मतलब प्रेसिडेंट को ये बाउंड किया गया था कि जो भी कैबिनेट एडवाइज करेगा वो प्रेसिडेंट वो मानेगा। मतलब वो प्रेसिडेंट जो भी हमारे देश के बनते हैं वो एक नाम मात्र मुखिया के रूप में होते हैं। बाकी जो सारा काम जो होता है ये प्राइम मिनिस्टर होता है, और जो मंत्रिपरिषद होता है उनके तहत वो काम करता है, साइन वगैरह जो भी होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी मेजर काम जो है वो नहीं किया जाता है, और जो भी किया जाता है तो इन सभी के कहने पे ये किया जाता है। और दूसरा क्या है, अलाउड सेंटर टू डिप्लॉय सेंट्रल फोर्सेस इन स्टेट टू डील विद द कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये इसमें मेंशन किया गया है, ये डाला गया है कि जो अब जब भी कभी जो स्टेट में, कोई भी स्टेट में अगर वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को अच्छी तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो सेंटर क्या कर सकता है, जो सेंट्रल फोर्सेस जो होती हैं उसको उस स्टेट में डिप्लॉय कर सकता है, मतलब तैनात कर सकता है। और ये डाला गया है आर्टिकल नंबर 257 सब क्लॉज ए में डाला गया है। नेक्स्ट क्या है, गेव स्पेशल डिस्क्रिमिनेटरी पावर टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड प्राइम मिनिस्टर। इसमें स्पेशल पावर दिया गया है जो लोकसभा के स्पीकर है और प्राइम मिनिस्टर है, इन दोनों को, जो कि आर्टिकल नंबर 329 सब क्लोज ए में ये मेंशन किया गया है। और है डायरेक्टिव प्रिंसिपल वर गिवन प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट, ये भी डाला गया है। और ये 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये बोला गया है। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि जुडिशियल पावर ऑफ हाई कोर्ट, कर्टेल द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ हाई कोर्ट। जो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर जो होता है वो हाई कोर्ट का वो थोड़ा सा कम किया गया है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि अगर वो कोई भी जस्टिस अपना मतलब डिलीवर कर दिया तो उसको बाद में फिर से वो अपना जो भी वो फैसला सुनाया है उसको एक बार रिव्यू कर सकता है इसके तहत, और इसी को बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल नंबर 321A और 323A और 323B को पार्ट 14 सब क्लॉज ए में ये ऐड किया गया है, जो कि क्या डील करता है, ये ट्राइब्यूनल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, जो ट्राइबल एरिया जो हो गए उन सभी चीज़ों से ये रिलेटेड है। और नेक्स्ट क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। इसमें क्या किया गया है, 4 न्यू DPSPs वर एडेड इन द एग्जिस्टिंग लिस्ट। जो पहले का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी था उसमें और 4 नए चीज़ों को ऐड किया गया है, और ये भी 42वें संविधान संशोधन के तहत ये किया गया है। तो ये है दोस्तों जो चीज़ों को ऐड किया गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत, वो सभी चीज़ें ये सभी हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इसको बोला जाता है, दैट मीन्स मिनी संविधान के नाम से भी इसको जाना जाता है।
और जो 42वां संविधान संशोधन है ये तो बता दिए कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसको अमेंड किया गया था 1975 में, ये किया गया था, जो कि ये उस टाइम जो थी इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उसी टाइम ये संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1975। और ये कब लागू हुआ था? 1976 में ये लागू हो गया था। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अमेंडेड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी, मतलब निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसमें दिया गया है ए में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दैट मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बी में दिया गया है संसद के चलाने के नियम। सी में दिया गया है नए राज्य का गठन। और डी में दिया गया है संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। तो किसको जो है विशेष बहुमत, दैट मीन्स स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू इसको अमेंड किया जा सकता है, उसमें संशोधित किया जा सकता है। तो ये किसके तहत ये किया जा सकता है? ये मतलब जो है ये राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है, इसको अगर अमेंड करना हो तो इसमें एक स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, ये इसमें क्या मेंशन किया हुआ है कि राज्य के द्वारा क्या क्या जो सुविधाएं जो है वो अपने जो यहाँ के जो जनता है उसको प्रोवाइड करना, ये सभी चीज़ों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये मेंशन किया गया है। अब अगला प्रश्न क्या है। हु डिसाइड द एडमिसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस इन द लोकसभा, मतलब लोकसभा में जो है प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला ये किनके द्वारा किया जाता है। तो इसमें दिया गया है ए में प्रधानमंत्री, बी उपाध्यक्ष, सी में दिया गया अध्यक्ष और डी में दिया गया उपराष्ट्रपति। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है जो अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, उनके द्वारा ये किया जाता है। जो प्रश्न जो होते हैं उसकी स्वीकार्यता ये की जाती है लोकसभा में। और ये जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसके द्वारा किया जाता है। और अभी प्रेजेंट के जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ये ओम बिरला जी हैं। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। पंचायती राज इज इंक्लूडेड इन विच लिस्ट, जो पंचायती राज जो है ये किस सूची में ये सम्मिलित किया गया है हमारे संविधान में। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में राज्य सूची, बी में दिया गया संघ सूची, सी में दिया गया समवर्ती सूची और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो जो पंचायती राज जो है ये हमारे संविधान में ये राज्य सूची में इसको डाला गया है। दैट मीन्स जो स्टेट लिस्ट है इसमें ये डाला गया है। इसमें क्या होता है कि स्टेट लिस्ट केवल स्टेट ही इसमें कानून बना सकता है और उसको रेगुलेट कर सकता है, इसमें सेंटर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये भी ध्यान में रखें। अब ये आ गया है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। जितने भी सूचियाँ जो हैं हमारे संविधान में और उसमें से कितने कितने विषय हैं उन सभी को भी जान लेते हैं। और ये जो राज्य सूची जो है ये जितने भी सूचियाँ जो हैं ये 7वीं अनुसूची में ये डाला गया है। और इसमें जो है अनुच्छेद 246 के तहत ये डाला गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को ये मेंशन किया गया है। तो ये आर्टिकल नंबर ध्यान में रखें। और ये 7वीं अनुसूची दैट मीन्स 7th शेड्यूल में ये लिस्ट को दैट मीन्स सूचियों को ये रखा गया है। अब जो राज्य सूची जो है जिसको सूची नंबर 2 भी बोला जाता है, इसमें टोटल जो है ये 61 विषय हैं। और प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम 66 विषय थे और अभी इसको कम करके 61 विषय इसमें रखा गया है। और इसमें जो है राज्य सरकार इसमें कार्य करती है, इसमें कानून वगैरह बनाती है। अगर कुछ एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो जो अदालत जो हो गया, राज्य पुलिस जो हो गया, जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे पुलिस, ये सभी जो पुस्तकालय वगैरह जो हो गए, ये सभी जो है राज्य सूची के अंतर्गत ये आते हैं। अब संघ सूची में जानते हैं कि ये इसमें क्या होता है कि संघ सरकार को जो होता है, जो केंद्रीय सरकार जो होती है, ये कानून इसमें बनाती है। और इसमें जो टोटल जो सब्जेक्ट हैं इसमें भी 61 विषय हैं और पहले जो था विषय इसमें भी 66 विषय थे। तो ये भी ध्यान में रखें। और इसके अंतर्गत जो आता है ये रक्षा का मामला हो गया, विदेशी मामले हो गए, मुद्रा हो गया, सिक्का हो गया, युद्ध हो गया, शांति, परमाणु ऊर्जा, राष्ट्र संसाधन, रेलवे हो गया, पोस्ट और टेलीग्राफ, नागरिकता, नेविगेशन, शिपिंग, विदेशी व्यापार, अंतर्राज्य व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग, बीमा, राष्ट्र राजमार्ग, जनगणना वगैरह जो भी इतने भी जो चीज़ हो गए ये सभी यूनियन लिस्ट के अंतर्गत ये आते हैं। और इसमें यूनियन ही कानून वगैरह बना सकता है, रेगुलेट कर सकता है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब लास्ट है जो कि कंकरेंट लिस्ट जिसको बोलते हैं, जिसको समवर्ती सूची बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इसमें कानून बना सकते हैं और उसको लागू कर सकते हैं। और इसमें जो है इस सूची में
46 विषय पहले, मतलब 47 विषय पहले थे और अभी वर्तमान में टोटल 52 विषय अभी हैं। तो ये भी ध्यान में रखें, जिसमें से हो गया शिक्षा, हो गया वन, ट्रेड यूनियन, विवाह हो गया, गोद लेना, ये सभी चीज़ें हैं जो कि समवर्ती सूची में ये डाले गए हैं। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइन वर्ल्ड। इसके मतलब लेखक कौन है इस पुस्तक के, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में सैयद अकबरुद्दीन, बी में दिया गया विश्राम विटेकर, सी में है बान की मून और डी में दिया गया नन ऑफ दीज। तो ये जो बुक है ये लिखा गया है बान की मून जी के द्वारा, ये लिखा गया जिसका नाम है रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड। ये एक बुक है जो लिखा गया इनके द्वारा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल टैंक्स। मतलब जो रक्षा मंत्रालय जो है ये निम्नलिखित में से किस युद्धक टैंक के संशोधन के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर ये हस्ताक्षर किए गए थे, जो काफ़ी पहले में किया गया था। तो ये किसके साथ किया गया है, इसमें दिया गया है ए में T90 भीष्मा, बी में दिया गया T72 अजया, सी में दिया गया K2 ब्लैक पैंथर और डी में दिया गया अर्जुन टैंक। तो ये किसके साथ ये किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स T90 भीष्मा जो एक युद्धक टैंक है, इसके से रिलेटेड जो है ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ये अनुबंध पर ये हस्ताक्षर किए गए थे रक्षा मंत्रालय के द्वारा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ किया गया था ने रास्ता तैयार किया। मतलब किस रास्ता को ये तैयार किया है, मतलब इससे क्या फ़ायदा हुआ है। तो इसमें दिया गया ए में आर्थिक योजना का संगठन का, बी में दिया गया पंचायती राज का संगठन का, सी में दिया गया अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास का और डी में दिया गया बालिका शिशु के संरक्षण का। तो ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है पंचायती राज का जो संगठन किया जाता है वो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत ये किया जाता है। तो ये ध्यान में रखें। अब अगला प्रश्न जानते हैं, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ झारखंड। मतलब झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष ये कौन थे। तो इसमें दिया गया ए में बाबूलाल मरांडी, बी में दिया गया स्टीफन मरांडी, सी में बागुन सुमरई और डी में दिया गया इंदर सिंह नामधारी। तो ये कौन है जो कि झारखंड का जो प्रथम विधानसभा जो है उस टाइम अध्यक्ष थे। तो ये इंदर सिंह नामधारी जो थे, इनके द्वारा ये झारखंड की जो प्रथम विधानसभा का जो बैठक हुआ था उसमें ये अध्यक्ष के रूप में ये चुने गए थे। और जो प्रथम मुख्यमंत्री जो थे ये बाबूलाल मरांडी जी थे। तो ये भी ध्यान में रखें। और जो प्रथम विधानसभा जो उपाध्यक्ष जो चुने गए थे ये बागुन सुमरई जी, इनको चुना गया था। तो ये भी ध्यान में रखें। और जो स्टीफन मरांडी जो थे ये प्रथम विपक्ष के ये नेता थे। तो ये झारखंड जो विधानसभा है इनसे रिलेटेड जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जो प्रथम जो विधानसभा ये किया गया था उस टाइम का ये चीज़ें हैं। अगला प्रश्न क्या है, विच कलर ऑफ लाइट शोज मैक्सिमम डेविएशन व्हेन पास्ड थ्रू ए प्रिज्म। मतलब प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा जो रंग है जिसका सबसे अधिक ये विचलन ये दर्शाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में श्वेत, बी में दिया गया है लाल, सी में दिया गया बैगनी और डी में दिया गया हरा। तो वे कौन सा जो रंग है जो सबसे अधिक ये विचलन को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो बैगनी जो रंग है ये सबसे अधिक ये विचलन को दर्शाता है। जब एक जो वाइट लाइट जो होता है उसको प्रिज्म के थ्रू अगर मतलब पास किया जाए तो इसमें बैगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलन को दर्शाता है। और सबसे कम विचलन को दर्शाने वाला जो रंग है ये लाल रंग होता है, जो कि सबसे कम विचलन को ये दर्शाता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा जो वाइट लाइट को ये प्रिज्म में टकराया जाता है और इसमें जो इसका स्कैटरिंग जो होता है इसमें रेड जो लाइट है जिसका सबसे कम विचलन होता है और जो वॉयलेट जो है इसका सबसे ज़्यादा विचलन होता है। और बाकी जो ये सभी टोटल जो 7 कलर हैं ये सभी देखने को मिलते हैं जो प्रिज्म में जब कोई भी वाइट लाइट को प्रवाहित किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, रियर व्यू मिरर ऑफ ए ड्राइविंग ए व्हीकल इज। मतलब वाहन चलाने हेतु पश्च दृश्य दर्पण जो होता है वो कौन सा दर्पण होता है। तो इसमें दिया गया ए में
साधारण दर्पण, बी में दिया गया अवतल दर्पण, सी में दिया गया उत्तल दर्पण और डी में दिया गया प्रतिलोमित दर्पण। तो ये कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है जिसमें वाहन अगर जो भी गाड़ी लगा होता है उसके जो पीछे का जो देखने का मिरर होता है वो कौन से दर्पण का ये बना होता है? तो ये बना होता है उत्तल दर्पण का ये बना होता है, जो साइड मिरर जो होता है वो। अगला प्रश्न क्या है? हु डिस्कवर्ड एक्सरे? एक्सरे की खोज किसके द्वारा ये की गई थी? तो इसमें दिया गया है वैक्यूरेल के द्वारा, सी रोएंटजन के द्वारा, बी रोएंटजन के द्वारा, सी मैरी क्यूरी के द्वारा और डी में दिया गया है वानु लू जी के द्वारा। तो एक्सरे की खोज किनके द्वारा किया गया था? ये रोएंटजन जी के द्वारा किया गया है एक्सरे का खोज, जिसमें क्या होता है ये हमारे जो अंदर की जो हड्डियां हैं उसमें वो पता लगाते हैं कि कहीं अगर कोई टूटा वूटा है तो एक्सरे के थ्रू ही ये पता लगता है। तो ये भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन? मतलब सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो पृथ्वी है के लिए कौन सा जो बल जो है ये जिम्मेदार है? कौन से फोर्स के कारण ये पृथ्वी जो है जो सूर्य के चारों ओर ये घूमता है? तो इसमें दिया गया है ए में मैग्नेटिक फोर्स, बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सी में दिया गया है लॉन्गिट्यूडनल फोर्स और डी में दिया गया है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये किस फोर्स के तहत जो हमारा पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमता है? ये घूमता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये घूमता है। तो ये ध्यान में रखें। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू जी इंटू m1 × m2/r², इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ पर जी जो होता है ये कांस्टेंट होता है। अब नेक्स्ट जानते हैं ड्यू टू विच द शेप ऑफ द रेन ड्रॉप बिकम्स स्फेरिकल? मतलब जो वर्षा की जो बूंद होती है उसका आकार गोलाकार किस कारण होता है? जब वर्षा की बूंदें जब टपकती है तो वो आपको देखने को मिलता है वो गोल गोल हो जाती है, तो वो किसके कारण ये होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में विस्कोसिटी, बी सरफेस टेंशन, सी में दिया गया इलास्टिसिटी और डी में दिया गया ग्रेविटी। तो ये किसके कारण होता है? जिसके कारण जो वर्षा की जो बूंदें होती है वो गोल हो जाती है, ये होती है सरफेस टेंशन के कारण ये हो जाता है। मतलब पृष्ठ तनाव के कारण ये वर्षा की जो बूंदें होती है वो गोलाकार हो जाती है। अगला प्रश्न क्या है? अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट बाय? जो प्रत्यावर्ती धारा जो है उसको दृष्ट धारा में बदला जाता है और ये किसके द्वारा बदला जाता है? तो इसमें दिया गया बाय ट्रांसफार्मर, बी में दिया गया बाय डायनामो, सी बाय ऑक्सीलेटर और डी में दिया गया बाय रेक्टिफायर। जो एसी जो करंट है उसको डीसी में कैसे चेंज किया जाता है? ये चेंज किया जाता है बाय रेक्टिफायर के द्वारा, ये बदला जाता है एसी करंट को डीसी में। और अगर डीसी को एसी में बदलना हो तो इसमें इन्वर्टर का यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों ध्यान में रखें। दृष्टकारी एक होता है और एक इन्वर्टर होता है, जिसको इंग्लिश में मतलब दृष्टकारी को रेक्टिफायर बोलते हैं और इन्वर्टर को इन्वर्टर ही बोला जाता है। अगला प्रश्न है रोडोप्सिन विच इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल वॉयलेट इज लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी वेयर? जो रोडोप्सिन जो है जिसे दृष्टि बैगनी भी कहा जाता है, ये मानव के शरीर में कहाँ पर स्थित है? तो इसमें दिया गया है ए में हाथ, बी बाल, सी में आँख और डी में दिया गया है नाखून। तो ये कहाँ पर हमारे शरीर में सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है ये आँख में, ये सिचुएटेड है। यहाँ पर दृष्टि बैगनी से ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये आँख से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न विच मेटल मेल्ट्स इन द पाल्म? मतलब कौन सी जो धातु जो है उसको हाथ में लेने से वो पिघल जाती है? तो इसमें दिया गया ए में पोटेशियम, बी सोडियम, सी मैग्नीशियम और डी में दिया गया गैलियम। तो ये कौन सी धातु है? ये गैलियम जो धातु है ये इसको अगर अपने हाथ में अगर लिया जाए तो ये पिघल जाती है और यह इसका करेक्ट आंसर है। इसका जो गलनांक जो ये है ये 30 डिग्री सेल्सियस का लगभग का होता है, इसीलिए अगर हाथ में अगर लेने से तो ये गल जाता है, दैट मीन्स पिघल जाता है। अगला प्रश्न क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा वह धातु है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? इसमें दिया गया है ए में लोहा, बी में दिया गया तांबा, सी में दिया गया निकल और डी में दिया गया कोबाल्ट। तो ये कौन से धातु को मतलब विद्युत चुंबक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो जो तांबा जो है इसको विद्युत चुंबक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी लोहा हो गया, निकल हो गया और कोबाल्ट जो हो गया
इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में इसको यूज किया जाता है ये सभी धातुओं को। अब अगला प्रश्न जानते हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम हार्ड वाटर इज कॉल्ड, मतलब कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसमें दिया गया है ए में अवसादन, बी में दिया गया फिल्ट्रेशन, सी में दिया गया उर्नन जिसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, और डी में दिया गया वाटर सॉफ्टनिंग, जल मृदुकरण। तो ये किसके तहत ये मैग्नीशियम और कैल्शियम को कठोर जल से ये मतलब निकाला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। दैट मीन्स जल मृदुकरण के तहत इसको निकाला जाता है, वाटर सॉफ्टनिंग करके जो कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु जो है कठोर जल में उसको निकाला जाता है। अगला प्रश्न जानते हैं, चॉकलेट कैन बी इंजरियस टू हेल्थ एज दे आर हाई इन, मतलब चॉकलेट में क्या पाया जाता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक माना जाता है। तो इसमें दिया गया ए में जिंक, बी निकल, सी में दिया गया सोसा और डी में दिया गया कोबाल्ट। तो ये कौन से चीज़ का जो है चॉकलेट में सबसे अधिकता होती है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर ये सोसा नहीं ये सीसा होगा जिसको लेड बोला जाता है और यही पाया जाता है चॉकलेट में। तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न क्या है, व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ टीयर गैस, जो आंसू गैस है उसके घटक क्या क्या हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया है ए में ईथन, बी में मीथन, सी में दिया गया क्लोरोपिकिन और डी में दिया गया ईथर। तो जो आंसू गैस होता है उसमें क्या होता है, इसमें होता है क्लोरोपिकिन इसमें पाया जाता है जिसके कारण हमारे आँखों से ये आंसू निकलने लगता है। अगर आंसू गैस को जब भी छोड़ा जाता है तो उस टाइम ये मतलब कभी अगर कहीं मॉब वगैरह कहीं भीड़ भाड़ में जो कोई ऑड सिचुएशन हो तो ये पुलिस के द्वारा ये छोड़ा जाता है आंसू गैस, ताकि वहाँ से भीड़ हट जाए। ये सभी चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं इसका जो सूत्र होता है जिसको CCl3NO2 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। तो ये भी ध्यान में रखें, CCl3NO2 ऐसा ये लिखा जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, फूड इज़ अ रिच सोर्स ऑफ, जो अन्न जो होता है इसमें मतलब सबसे ज़्यादा इसमें क्या पाया जाता है। तो इसमें दिया गया ए में स्टार्च, बी ग्लूकोज, सी में दिया गया फ्रक्टोज और डी में दिया गया माल्टोज। तो जो फूड होता है उसमें क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा इसमें स्टार्च सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है जो हम लोग अन्न खाते हैं उन सभी में। अगला प्रश्न क्या है, द लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल इज, मतलब सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु जो है वो कौन सा है। तो इसमें दिया गया है लिम्फोसाइट, बी में दिया गया है न्यूक्लियस मोनोसाइट, सी में दिया गया है प्लेटलेट जिसको थ्रोम्बोसाइट भी बुलाया जाता है और डी में दिया है रेड ब्लड सेल जिसको एरिथ्रोसाइट भी बुलाया जाता है। तो ये कौन सा है, ये है एक केंद्रकाणु जिसको मोनोसाइट भी बोला जाता है, जो कि सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु इसको बोला जाता है, ये न्यूक्लियस मोनोसाइट्स। और इसका जो व्यास होता है ये 20 माइक्रोमीटर का, ये मतलब इसका डायमीटर जो होता है श्वेत रुधिराणु का ये 20 माइक्रोमीटर ये होता है। अगला प्रश्न देखने हैं, द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट, मतलब जो मानव का जो हृदय होता है इसमें कितने कक्ष पाए जाते हैं। तो इसमें दिया गया ए में 4, बी में दिया गया है 2, सी में दिया गया 3 और डी में दिया गया 5। तो हमारा जो मानव शरीर होता है इसमें जो हृदय होता है उसमें 4 कक्ष ये पाए जाते हैं। दैट मीन्स 4 चैम्बर्ड हार्ट हमारे मानव में ये लगा होता है। अब और भी जो प्राणी जो होते हैं जैसे कि मेढक होता है इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, चिड़िया में 4 चैम्बर्ड, मछली में 2 चैम्बर्ड और जो कॉकरोच होता है इसमें 13 चैम्बर्ड हार्ट इसमें पाया जाता है। इसीलिए कॉकरोच को कभी कभी भी मारें वो जल्दी मरता नहीं है क्योंकि उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो चलते रहता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश, इनमें से कौन सा एक फिश है और बाकी सब फिश नहीं है, मतलब मछली नहीं है। इसमें दिया गया ए में सिल्वर फिश, बी स्टार फिश, सी में दिया गया डॉग फिश और डी में दिया गया कर्टल फिश। तो इसमें से कौन सा जो है ये एक मछली नहीं है। तो जो डॉग फिश जो है ये एक मछली नहीं है, बाकी सब जो है ये सिल्वर फिश, स्टार फिश, कर्टल फिश ये सभी मछली के प्रकार है और जो डॉग फिश है ये मछली नहीं है, ये एक प्रकार का जो है ये एक मतलब कीट जिसको कह सकते हैं ये है।
अब नेक्स्ट जानते हैं, अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट व्हाट कुड बी द जेनेटिक लाइब्रेरी टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। मतलब आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवंशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है। तो इसमें दिया गया है ए में बायो इंजीनियरिंग लेबोरेटरी, बी में दिया गया ह्यूमन जीन, सी में दिया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डी में दिया गया बायोडाइवर्सिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दैट मीन्स बायोडाइवर्सिटी इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, फॉर विच ग्रुप इज द टर्म डार्विन फिचेस यूज्ड। मतलब डार्विन जो फिचेस जो है इसका प्रयोग किस समूह के लिए ये किया जाता है। तो इसमें दिया गया है ए में मछलियों के लिए, बी छिपकलियों के लिए, सी में दिया गया पक्षियों के लिए और डी में दिया गया है उभयचरों के लिए। तो जो डार्विन फिचेस जो है ये यूज किया जाता है पक्षियों के लिए, ये यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, द रेड कलर ऑफ रिप्स टोमेटो इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। जो टमाटर जो पक जाता है और जो जिसमें लाल कलर दिखने लगता है तो वो किसके कारण ये दिखता है लाल कलर। इसमें दिया गया है ए में क्लोरोफिल, बी में दिया गया है कैरोटीनॉइड और सी में दिया गया हार्मोन और डी में दिया गया विटामिन के कारण। तो ये किसके कारण जो टमाटर पक जाता है और लाल रंग दिखता है, ये दिखता है कैरोटीनॉइड के कारण ये दिखता है और इसका ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच कंपोनेंट ऑफ टोबैको, जो तंबाकू जो होता है, मेक्स इट हार्मफुल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। मतलब तंबाकू का जो कौन सा जो भाग है जो कि मानव जब भी उसका मतलब उपभोग करता है, खाता है, तो वो हानिकारक वो बनता है। तो इसमें दिया गया ए में मोफोन, बी में दिया गया निकोटीन, सी में दिया गया हेरोइन और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो तंबाकू का कौन सा पार्ट है? ये जो निकोटीन जो पार्ट होता है जो कि मानव के हेल्थ के लिए ये काफ़ी हानिकारक होता है और इसी के कारण जो है नशा वगैरह लगता है और माइंड स्टेबल में पोजीशन में नहीं रहता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, द प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू। जो सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना ये होता है। तो इसमें दिया गया है ए में प्रोग्राम, बी में इंफॉर्मेशन, सी में दिया गया वेबसाइट और डी में दिया गया ऑब्जेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जो सॉफ्टवेयर जो होता है इसका प्राथमिक कार्य एक कोई भी डेटा अगर उसमें दिया गया हो तो उसको इंफॉर्मेशन में ये बदलता है और यही इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट जानते हैं, ये डाटा जब सॉफ्टवेयर में डाला जाता है तो उसको सूचना में ये परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अलाउिंग द सिस्टम टू एग्जीक्यूट डायरेक्टली। मतलब निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने के लिए ये जिम्मेदार होता है। तो इसमें दिया गया है रजिस्टर, बी कंट्रोल यूनिट, सी अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट और डी में दिया गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये किसके द्वारा ये किया जाता है? ये कंट्रोल यूनिट के द्वारा ये किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपने कंप्यूटर ऑन किया, आपको सीपीयू शुरू होने की आवाज़ सुनाई दी पर मॉनिटर की स्क्रीन जो है ये बिल्कुल काली है। ये समस्या जो है ये कैसे हो सकती है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया है ए में मॉनिटर को पीसी से जोड़ा नहीं गया है, बी में दिया गया मॉनिटर को विद्युत स्रोत से जोड़ा नहीं गया है और सी में दिया गया या तो ए या तो बी और डी में दिया गया ना तो ए और ना ही बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, दैट मीन्स या तो बी हो सकता है या तो फिर ए हो सकता है। दोनों कोई मेजर कारण हो सकता है जिसके कारण जो स्क्रीन का जो कलर है वो ब्लैक दिखाई पड़ता हो। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच प्रिंटर गिव्स मोर कॉपीज बाय अप्लाइंग कार्बन। मतलब किस प्रिंटर से कार्बन लगातार अधिक प्रतियां निकाली जाती है। तो इसमें दिया गया ए में लेजर जेट प्रिंटर, बी इंक जेट, सी डॉट मैट्रिक्स और डी में दिया गया है बबल जेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट मीन डॉट मैट्रिक्स के तहत जो है ये सबसे ज़्यादा मतलब कॉपियों को अप्लाई करके कार्बन का अप्लाई करके कॉपियाँ निकालता है। अगला प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल स्टोरेज फॉर्मेट हैज़ बीन डेवलप्ड टू इनेबल रिकॉर्डिंग, रीराइटिंग एंड प्लेबैक ऑफ हाई डेफिनेशन वीडियोज़। मतलब हाई डेफिनेशन वीडियो को रिकॉर्डिंग, रीराइट और प्लेबैक को
सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज प्रारूप को विकसित किया गया है? तो इसमें दिया गया ए में कॉम्पैक्ट डिस्क, बी में दिया गया ब्लू रे डिस्क, सी में हार्ड डिस्क और डी में दिया गया फ्लॉपी डिस्क। तो ये किसके तहत किया गया है? ये ब्लू रे डिस्क के तहत ये किया जाता है, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइप ऑफ, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये किस प्रकार का ये टाइप है? इसमें दिया गया है ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सी सिस्टम सॉफ्टवेयर और डी में दिया गया हार्डवेयर। तो जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार का ये है, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू ये ऑपरेटिंग सिस्टम को ये ऐड किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? द लैंग्वेज दैट ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड इज, मतलब जो भाषा कंप्यूटर समझती है उसको क्या कहते हैं? इसमें दिया गया है ए में हाई लेवल लैंग्वेज दैट मीन्स उच्च स्तरीय भाषा, बी मशीन लैंग्वेज, सी में दिया गया असेंबली लैंग्वेज और डी में दिया गया ऑल ऑफ द अबव। तो ये कौन सी जो भाषा है जो कंप्यूटर समझता है? तो जो मशीन लेवल लैंग्वेज जो है ये केवल कंप्यूटर समझता है, बाकी सब भाषाओं को कंप्यूटर नहीं समझ पाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं व्हाट इज़ द कलेक्टेड ग्रुप ऑफ 4 बिट्स कॉल्ड, मतलब 4 बिट्स को अगर एकत्रित किया जाए तो उस समूह को क्या कहते हैं? इसमें दिया गया ए में बीट, बी वर्ड, सी में दिया गया निब्बल और डी में दिया गया बाइट। तो 4 बिट बराबर क्या होता है? ये 4 बिट बराबर 1 निब्बल होता है। तो ये ध्यान रखें, ये एक मेमोरी का टाइप है जिसमें ये यूज होता है। और 8 बिट्स बराबर 1 बाइट ये होता है। और भी जो स्टोरेज का जो यूनिट जो होता है उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि 1024 बाइट्स बराबर 1 KB होता है। 1024 KB दैट मीन्स किलोबाइट बराबर 1 MB होता है, दैट मीन्स मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 GB दैट मीन्स गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट बराबर 1 TB दैट मीन्स टेराबाइट। और 1024 टेराबाइट बराबर 1 PB दैट मीन्स पेटाबाइट। और 1024 पेटाबाइट बराबर 1 HB ये हेक्साबाइट होगा। और 1024 हेक्साबाइट बराबर 1 ZB दैट मीन्स जेटाबाइट। तो ये सभी जो है स्टोरेज का जो कैपेसिटी वगैरह हो, मतलब ये स्टोरेज के लिए जो यूज़ किया जाता है, जैसे कि मेमोरी वगैरह कोई भी फ़ोन या फिर लैपटॉप में यही सब देख के ये लिया जाता है कि कितना स्पेस उसमें है, या फिर जो मेमोरी कार्ड या फिर हार्ड डिस्क लगाया जाता है तो ये इसी में मेजर किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? एन IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी ऑक्टेट्स, जो एक IP एड्रेस जो होता है वो कितने ऑक्टेट्स का ये होता है? तो इसमें दिया गया है ए में 4, बी 1, सी में दिया गया 2 और डी में दिया गया 3। तो जो भी एक IP एड्रेस जो होता है ये मतलब 4 ऑक्टेट्स का ये एक IP एड्रेस होता है। अगला प्रश्न क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स कनेक्ट्स योर कंप्यूटर टू द अदर कंप्यूटर, मतलब किसके थ्रू एक कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटरों से ये जोड़ा जाता है? तो इसमें दिया गया ए में वीडियो कार्ड, बी साउंड कार्ड, सी में दिया गया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और डी में दिया गया कंट्रोलर कार्ड। तो ये किसके द्वारा एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से ये जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के द्वारा, जिसको NIC भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिकल वेब ब्राउज़र हैज़ बीन डेवलप्ड बाय एप्पल, मतलब एप्पल के द्वारा कौन सा वेब ब्राउज़र को डेवलप किया गया है? तो इसमें दिया गया है ए में सफारी, बी फायरफॉक्स, सी में दिया गया है क्रोम और डी में दिया गया है एज। तो ये किसको मतलब एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया है? ये डेवलप किया गया है मतलब सफारी को डेवलप किया गया है एप्पल के द्वारा। मतलब एप्पल का जितना भी जो मोबाइल वगैरह जो होते हैं उसमें सफारी जो ब्राउजिंग सिस्टम यहाँ पर होता है, और बाकी सब एंड्रॉयड वगैरह में क्रोम, फायरफॉक्स, एज वगैरह ये सभी बाकी चीज़ों में ये लगे रहते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस में कौन से चीज़ों का ये यूज़ नहीं किया जाता है? इसमें दिया गया ए में पीरियड दैट मीन्स डॉट, बी में दिया गया @ साइन जो होता है, सी में दिया गया स्पेस और डी में दिया अंडरस्कोर। तो जो कोई भी अगर एक ईमेल बनता है, ईमेल ID बनता है, तो इसमें से कौन सी चीज़ को नहीं मतलब वो डाला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, दैट मीन्स स्पेस नहीं डाला जाता है एक ईमेल ID में। अगर आप कोई भी ईमेल ID बना रहे होगे तो वहाँ पर आप ट्राई करना कि स्पेस डाल के जो भी ईमेल ID जो होता है उसमें स्पेस वो नहीं लेगा, बाकी सभी चीज़ें वो ले लेगा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। चूज़ द ऑड वन
आउट फ्रॉम मतलब इनमें से कौन सा जो है जो ऑड वन है, विषम वो चीज़ है। तो इसमें दिया गया ए में साइबर स्पेस, बी इंटरनेट, सी में दिया गया HTML और डी में दिया गया www। तो ये कौन सा इनमें से ऑड वन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो ऑप्शन नंबर डी है, दैट मीन्स www जो है ये एक ऑड वन है, बाकी सभी जो है ये सिमिलर चीज़ें हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? ये सभी जो प्रश्न है ये कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, तो इसे ध्यान से देखें क्योंकि कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये न्यू सिलेबस में ये ऐड किया गया है। अगला प्रश्न ये है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है ये क्या है? तो इसमें दिया गया ए में वीडियो ऑपरेटिंग यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बी में दिया गया है कॉल हैंडलिंग ऑन टेलीफोन, सी में दिया गया ऑपरेटिंग ऑफ वीडियो कॉन्ग यूजिंग बाइनोक्यूलर टेक्नोलॉजी और डी में दिया गया नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट मीन्स वीडियो ऑपरेटिंग ऑपरेशंस यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और यही होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब। अगला प्रश्न देखते हैं व्हाट इज़ द फुल मीनिंग ऑफ HTTP मतलब HTTPS। HTTPS का फुल मीनिंग क्या होता है? इसमें दिया गया ए में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिस्टम, बी में दिया गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोग्राम सिक्योर, सी में दिया गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर और डी में दिया गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोग्राम सिक्योर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। इसका फुल फॉर्म होता है HTTPS का, तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न जानते हैं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये ध्यान में रखें। इसका ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न जानते हैं DNS इज़ ए नेटवर्किंग टर्म विच रिफर्स टू मतलब इसमें भी इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए भी इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हेल्पर प्रोग्राम ऑफ विंडोज़ मतलब इनमें से कौन सा जो है ये हेल्पर प्रोग्राम जो विंडोज़ का है वो नहीं है। इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में वर्डपैड, बी में दिया गया VLC प्लेयर, सी में दिया गया पेंट और डी में दिया गया नोटपैड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, दैट मीन्स VLC प्लेयर जो है ये एक जो है हेल्पर प्रोग्राम का ये नहीं है, मतलब हेल्पर प्रोग्राम ये नहीं है विंडोज़ का। बाकी सभी जो है ये हेल्पर प्रोग्राम है, जैसे कि वर्डपैड हो गया, पेंट हो गया, नोटपैड जो हो गया, ये विंडोज़ के ये हेल्पर प्रोग्राम्स हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न मूविंग एन ऑब्जेक्ट बाय क्लिकिंग ऑन इट विथ द माउस इज कॉल्ड मतलब एक वस्तु को माउस से क्लिक करके उसे स्थानांतरित करने को क्या कहा जाता है? तो इसमें दिया गया क्लिकिंग, बी में दिया गया ड्रैगिंग, सी में दिया गया शिफ्टिंग और डी में दिया गया ड्रॉपिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट मीन्स इसको ड्रैगिंग बुलाया जाता है। अगर आप माउस से कोई भी चीज़ को उठा के एक जगह से दूसरी जगह अगर स्थानांतरित करते हैं तो उसको ड्रैगिंग बोला जाता है। अब अगला प्रश्न जानते हैं डिस्क फॉर्मेटिंग क्या करता है? जो डिस्क फॉर्मेटर जो होता है ये इसका मेन काम क्या होता है? तो इसमें दिया गया फॉर्मेटेड टुकड़े को एक साथ रखता है, बी में दिया गया फाइल को डिस्क विभाजन में संग्रहित करने की अनुमति देता है, सी में दिया गया ट्रैक को फ्रेगमेंटेड भाग पर रखता है और डी में दिया गया डिस्क स्थान के बेहतर उपयोग के लिए डिस्क पर छेद को हटा देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मतलब डिस्क स्थान के बेहतर उपयोग के लिए डिस्क पर छेद मतलब अप्रयुक्त डिस्क ब्लॉक सेक्टर को ये हटा देता है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन जो है। अगला प्रश्न जानते हैं सिंहभूम कॉपर बेल्ट किस प्रकार की चट्टान से बनी होती है जो एक शियर जोन का निर्माण करता है जिसे सिंहभूम शियर जोन ये कहा जाता है। अब यहाँ से दोस्तों झारखंड के प्रश्न यहाँ से शुरू हो गए हैं, तो इसे भी ध्यान से देखें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट मीन्स प्रोटेरोजोइक वोल्केनो अवसादी चट्टान जो है ये सिंहभूम शियर जोन में ये सभी चट्टानें ये पाए जाते हैं।
ये इसका इंग्लिश फॉर्म है। जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं वो वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लें और ये करेक्ट आंसर ढूंढ लें। अगला प्रश्न क्या है, वेयर इज लावालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। हमारे झारखंड में लावालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पर, किस ज़िले में ये सिचुएटेड है। तो इसमें दिया गया है ए में देवघर, बी चतरा जिला, सी में दिया गया बोकारो और डी में दिया गया गढ़वा जिला। तो जो लावालंग वन्य जीव अभ्यारण्य जो है हमारे झारखंड में, ये सिचुएटेड है चतरा जिला में, ये सिचुएटेड है लावालोंग वन्य जीव अभ्यारण्य। अब अगला प्रश्न जानते हैं, झारखंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ टोटल मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। मतलब हमारे जो झारखंड जो है भारत के समग्र खनिज संसाधनों में लगभग कितना परसेंट जो है हमारे झारखंड में ये पाया जाता है। तो इसमें दिया गया है ए में 40%, बी 30%, सी में दिया गया 15% और डी में दिया गया 55%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। दैट मीन्स टोटल 40% जो है हमारे झारखंड में केवल पाया जाता है। पूरे देश का जो मिनरल जो है, खनिज जो पदार्थ हैं, ये सभी चीज़ें हमारे झारखंड में मतलब सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न जानते हैं, तुरामदीह नरवा पहाड़ इज रिलेटेड टू विच मिनरल। जो तुरामदीह नरवा पहाड़ जो है ये किस खनिज से ये संबंधित है। तो इसमें दिया गया ए में बॉक्साइट, बी सोना, सी में दिया गया यूरेनियम, डी में दिया गया थोरियम। तो जो तुरामडीह नरवा पहाड़ जो है ये रिलेटेड है यूरेनियम, यहाँ पर पाया गया है तुरामडीह नरवा पहाड़ जो इलाका है उसमें। और इसमें जो है UICL के द्वारा ये यूरेनियम का उत्पादन इसमें किया जा रहा है, जो जादूगोड़ा में मतलब ये पाया गया है। अगला प्रश्न क्या है, 90% रेड सॉइल इज फाउंड इन झारखंड, द मेन रीजन इज। मतलब झारखंड में जो है मैक्सिमम 90% जो है लाल मिट्टी पाई जाती है और इसका मुख्य कारण क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें ए में दिया गया है गोंडवाना एज कोल रीजन हेयर, बी में दिया गया फाउंडिंग ऑफ रॉक ऑफ आर्कियन ऑर्डर, सी में दिया गया फाउंडिंग ऑफ धारवाड़ सीरीज ऑफ रॉक और डी में दिया गया इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ जुरासिक पीरियड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। दैट मीन्स फाउंडिंग ऑफ रॉक्स ऑफ आर्कियन ऑर्डर, मतलब आर्कियन क्रम की चट्टानों का पाया जाना, जिसके कारण जो है 90% मतलब मैक्सिमम जो है यहाँ हमारे झारखंड में लाल मिट्टी पाई जाती है और ये आर्कियन क्रम की चट्टानों के कारण ही ये मिट्टियाँ जो है ये लाल रंग की पाई जाती है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर डज नॉट टच उड़ीसा। मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर है जो उड़ीसा के साथ टच नहीं करता है। तो इसमें दिया गया ऑप्शन में ए सिमडेगा, बी सरायकेला, सी में दिया गया है खूंटी, ये गलत है, और डी में दिया गया ईस्ट सिंहभूम। तो किस डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर है जो उड़ीसा से के साथ टच नहीं करता है। तो ये जो खूंटी का जो बॉर्डर जो है ये उड़ीसा के साथ टच नहीं करता है, तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, विच टाइप ऑफ रॉक सीक्वेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेटालिक सीक्वेंस रॉक। मतलब किस प्रकार की चट्टान क्रम को धात्विक क्रम की चट्टान भी कहा जाता है। इसमें दिया गया है ए में आर्कियन, बी धारवाड़, सी गोंडवाना और डी में दिया गया है विधेय। तो ये किस प्रकार की चट्टान को धात्विक क्रम की चट्टान कहा जाता है, ये कहा जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों को, ये जिसमें मतलब धात्विक क्रम की चट्टान यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेटालिक मतलब प्रॉपर्टी यहाँ पर पाई जाती है। अब नेक्स्ट जानते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कोल प्रोजेक्ट्स इज नॉट गेटिंग असिस्टेंट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। मतलब निम्न में से कौन सा कोयला परियोजना है जिसको विश्व बैंक से सहायता नहीं प्राप्त किया जा रहा है, मतलब इसमें विश्व बैंक के द्वारा कोई हेल्प नहीं दिया जा रहा है। इसमें दिया गया है ए में दामोदर परियोजना, बी अजय कोयल परियोजना, सी में दिया गया है राजमहल परियोजना और डी में दिया गया है राजरप्पा परियोजना। तो ये कौन सी परियोजना को वर्ल्ड बैंक से ये सहायता नहीं मिला है, तो ये है अजय कोयल परियोजना जो है ये इसको नहीं दिया गया, बाकी सभी को ये वर्ल्ड बैंक से सहायता प्राप्त है। अब नेक्स्ट जानते हैं, हु लेड द मूवमेंट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट एंड द जलियांवाला बाग मैसाकर इन रांची। मतलब रांची में रॉलेट एक्ट यूँ जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ में जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो वो किन के द्वारा किया जा रहा था। तो इसमें दिया गया ए में जुएल लकड़ा, बी जयपाल सिंह, सी में दिया गया रघुनाथ शाही और डी में दिया गया गुलाब तिवारी। तो ये किन के द्वारा किया जा रहा था, ये किया जा रहा गुलाब तिवारी जी के द्वारा किया गया था, जो कि रांची से ये रॉलेट एक्ट यूँ जलियांवाला बाग हत्याकांड का ये
विरोध कर रहे थे और इनका नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था, आंदोलन का नेतृत्व जो है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। इसमें दिया गया है, ए में पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना जो है ये 1920 में की गई थी। बी में झारखंड में स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता कृष्ण वल्लभ सहाय थे, जो परिषद के चुनाव में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधित्व चुना गया था। और सी में दिया गया, कृष्ण वल्लभ सहाय को 1923 में हजारीबाग से बिहार विधानसभा परिषद के चुनाव स्वराज पार्टी का प्रतिनिधित्व ये चुना गया था। यहाँ ऊपर का सेंटेंस जो है ये नीचे यहाँ पर होगा। और डी में दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जो असत्य कौन सा है ये पूछा गया है। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए जो है ये असत्य है। जो पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की जो स्थापना जो है ये किया गया था, इसकी 1919 में ये इसकी किया गया था, जो इसकी स्थापना की गई थी। और जो हजारीबाग और रांची जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना ये 1920 में किया गया था। तो ये दोनों का डेट ये ध्यान में रखें, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछा जाए। अब अगला प्रश्न क्या है, हु वाज एसोसिएटेड विद द खरवार मूवमेंट। जो खरवार आंदोलन जो हुआ था उसमें मतलब कौन इससे जुड़े हुए थे। तो इसमें दिया गया ए में तिलका मांझी, बी में दिया गया भागीरथ मांझी, सी में दिया गया सिंधु कान्हू और डी में दिया गया बाबा राम नारायण सिंह। ये जो खरवार आंदोलन जब हुआ था उससे ये कौन रिलेटेड थे, तो जो भागीरथ मांझी जो थे ये जुड़े हुए थे। इस आंदोलन का नेतृत्व इनके द्वारा किया जा रहा था और इसको बाबा के नाम से इनको पुकारा जाता था। तो ये भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न जानते हैं, हु अनाउंस द दैट अबुआ राजा एथना महारानी राज दुई। मतलब इसका मतलब क्या है, किसने घोषणा किया था कि अबुआ राजा एटना महारानी राज दुई। मतलब इसका मतलब होता है अब मुंडा राजा राज शुरू हो गया है और रानी विक्टोरिया राज समाप्त हो गया है। तो ये किनके द्वारा ये घोषणा की गई थी। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, ए में तिलका मांझी, बी ताना भगत, सी जतरा भगत और डी में दिया गया बिरसा मुंडा। तो ये किनके द्वारा ये घोषणा किया गया था, ये किया गया था बिरसा मुंडा जी के द्वारा ये घोषणा किया गया था कि अब मुंडा राज शुरू हो गया है और रानी विक्टोरिया का राज ये समाप्त हो गया है। और ये बोला गया था बिरसा मुंडा जी के द्वारा। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश बलों ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलीबारी की, जिसका नाम मुंडा के नाम पर टॉप्ड बुरू के रूप में मृतकों का टीला रखा गया। उस पहाड़ी का असल नाम क्या था जहां 1900 ईस्वी में यह घटना हुई थी। तो इसमें दिया गया ए में टैगोर हिल, बी में डोम्बारी हिल, सी में दिया गया मकाम हिल और डी में दिया गया है कोल्हुआ हिल। तो ये कौन सा पहाड़ी है जहाँ पर ब्रिटिश बलों के द्वारा मतलब अंधाधुंध गोलीबारी की गई थी उस पहाड़ी में। तो ये जो पहाड़ी है ये डोम्बारी हिल जो है यहाँ पर ये किया गया था 1900 ईस्वी में। जो ब्रिटिश जो सैनिक थे उनके द्वारा असीमित गोलीबारी इस पहाड़ी में किया गया था, क्योंकि यहाँ पर ये उन सभी को पता चला था कि यहाँ पर जो रिबेलियन ग्रुप्स थे वो छिपे हुए हैं इसी पहाड़ी में, इसीलिए ब्रिटिश लोगों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा गोलीबारी इस पहाड़ी में किया गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, नागवंशी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय फन्नी मुकुट राय द प्रोजेनिटर ऑफ नागवंश, वेयर वाज देयर कैपिटल। मतलब जो नागवंशी राजवंश की स्थापना जो है ये आदि पुरुष फन्नी मुकुट राय जी के द्वारा की गई थी और इसकी राजधानी कहाँ पर थी ये पूछा जा रहा है। इसमें दिया गया ए में चुटिया, बी खोखरा, सी में दिया गया पालकोट और डी में दिया गया सुतियाम्बे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इसकी राजधानी जो है ये सुतियाम्बे में सिचुएटेड है। जो नागवंशी राजवंश की स्थापना फन्नी मुकुट राय जी के द्वारा किया गया था और ये जो है अपनी राजधानी सुतियाम्बे में ये बनाई थी। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, वेयर डिड द कोल रेबिलियन टेक प्लेस। जो कोल विद्रोह जो हुआ था ये कब हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें दिया गया ए में 1802 से 1804 में, बी में दिया गया 1821 से 1822, सी में दिया गया 1823 से 1834 और डी में दिया गया 1831 से 1832 के बीच में। तो जो कोल विद्रोह जो है ये कब हुआ था, ये हुआ था 1831 से 1832 ईस्वी में ये विद्रोह हुआ था, जिसको कोल विद्रोह बोला जाता है। और ये जो है ज़मींदारों या दिकियों के विरुद्ध ये विद्रोह स्टार्ट किया गया था और इसके जो प्रमुख नेता लोग जो थे ये
सिंधराय, बिंद्राय, सुरंगा और बुद्धू भगत ये इसमें शामिल थे। और इसका जो इस विद्रोह को जो है 1932 में ये बुद्धू भगत के नेतृत्व में ये किया गया था, तो ये भी ध्यान में रखें। अब अगला प्रश्न क्या है, विच पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय जस्टिन रिचर्ड इन 1948 टू इंक्लूड नॉन ट्राइबल्स इन द झारखंड मूवमेंट। मतलब झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने के लिए 1948 में जस्टिन रिचर्ड ने किस पार्टी का गठन इनके द्वारा किया गया था। तो इसमें दिया गया ए में यूनाइटेड झारखंड पार्टी, बी झारखंड पार्टी, सी होल झारखंड पार्टी और डी में दिया गया संथाल होल पार्टी। तो ये 1948 में किस पार्टी का गठन किया गया था, जस्टिन रिचर्ड जी के द्वारा ये किया गया था, यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। और इसमें क्या किया गया था कि गैर आदिवासी लोगों को भी इसमें शामिल किया गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, इन फ्रंट ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन द झारखंड पार्टी प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड स्टेट बाय कॉम्बाइनिंग हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट। मतलब झारखंड राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष झारखंड पार्टी ने कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य गठन के ये प्रस्ताव ये रखा था। तो इसमें दिया गया ए में 22, बी 20, सी में दिया गया 18 और डी में दिया गया 16। तो ये टोटल कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य का गठन का ये प्रस्ताव रखा गया था, ये रखा गया था 16 जिलों को ये मिला के ये प्रस्ताव रखा गया था। और ये झारखंड पार्टी जी के द्वारा मतलब झारखंड पार्टी के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था अलग झारखंड बनने का। और इसमें जो है बिहार के 7 जिले हैं, बंगाल के 3, उड़ीसा के 4 और मध्य प्रदेश के 2 जिलों को मिला के ये झारखंड अलग राज्य बनाने का ये प्रस्ताव रखा गया था। और ये जो है 5 फरवरी 1955 को ये रखा गया था, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, झूमर, पैका, नटुआ एंड अग्नि आर ऑल टाइप्स ऑफ। मतलब झूमर, पैका, नटुआ और अग्नि जो है ये किस प्रकार से ये रिलेटेड है, मतलब ये क्या है। तो इसमें दिया गया ए में गीतों के प्रकार हैं, बी भाषाओं के, सी में दिए गए नृत्यों के और डी में दिया गया लिपियों के। तो जो झूमर, पाइका और नटुआ जो है ये सभी जो है ये नृत्य के प्रकार हैं जो कि हमारे राज्य के ये नृत्य के टाइप्स हैं, तो ये भी ध्यान में रखें। अब अगला प्रश्न क्या है, निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान करें। इसमें कथन दिया गया जैसे कि गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताज़े पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे यह मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है किसमें पानी का स्तर स्तर जो है वो कम या फिर ज़्यादा हो जाता है। यदि पानी का स्तर पर गया तो वह अकाल का भविष्यवाणी करता है, मतलब अगर पानी का स्तर कम हो गया तो अकाल का भविष्यवाणी उसमें करता है। और अगर पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उसमें उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। तो ये कौन से पर्व से ये रिलेटेड है। इसमें दिया गया ए में कर्मा, बी सरहुल, सी में दिया गया जावा और डी में दिया गया टूसू पर्व। तो इसमें कौन सी पर्व से ये रिलेटेड है, जो ये सभी घटनाएं ये होती है। तो ये जो है ये सरहुल पर्व से ये रिलेटेड है। और इसी पर्व में ये मतलब 3 पात्र लिए जाते हैं जिसमें तीनों में पानी डाला जाता है। और अगर उसमें से अगर किसी में पानी की घटी अगर देखा जाता है तो वो उसमें क्या भविष्यवाणी लगाया जाता है कि अकाल होने वाला है, अकाल पड़ने वाला है। और अगर पानी का स्तर जो है अगर वो सामान्य रहता है तो उसमें ये पता चलता है कि अच्छा बारिश होगा और खेती वगैरह अच्छे से होगा इस साल। तो ये सभी चीज़ें हैं जो सरहुल पर्व से ये सभी किए जाते हैं। ये इंग्लिश में दिए गए हैं, जो इंग्लिश भाई बहन हैं वो इसको एक बार रीड करके आप समझ लें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, घुमकुड़िया इज़ द यूथ होम ऑफ विच ट्राइब। जो घुमकुड़िया जो है ये किस जनजाति का ये युवा गृह है। इसमें दिया गया ए में संथाल, बी उरांव, सी में दिया गया मुंडा और डी में दिया गया हो। तो ये किस जनजाति का ये युवा गृह है जिसको घुमकुड़िया बोला जाता है। तो ये उरांव जनजाति का ये युवा गृह है जिसको घुमकुड़िया बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जो युवा लोग होते हैं उन सभी को मतलब एक प्रकार से मतलब प्रशिक्षण दिया जाता है युवा गृह में, जिसको घुमकुड़िया बोला जाता है। और इसमें जो है युवकों को घुमकुड़िया को जोक एरपा तथा युवतियों के घुमकुड़िया को क्या बोला जाता है, पेल एरपा के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये भी ध्यान में रखें। और पेल एरपा की जो देखभाल करने वाली महिला जो है बड़की धंगारिन ये कहलाती है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न,
व्हाट डू द पीपुल ऑफ हो ट्राइब कॉल अखाड़ा, मतलब जो हो जनजाति के लोग अखाड़ा को क्या कहते हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया है ए में 12 चित्ती मतलब 12 चित्ती, बी में दिया गया है अस्टेड, सी में दिया गया पॉड और डी में दिया गया साग। तो हो जनजाति के लोगों के द्वारा अखाड़ों को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अस्टेड बोला जाता है। ये हो जनजाति के लोगों के द्वारा ये बोला जाता है, अस्टे तुर्तु कहते हैं ये सभी। अगला प्रश्न क्या है, वाट डू बेदियाज कॉल देमसेल्फ, मतलब बेदिया जो लोग हैं वो अपने आप को क्या कहते हैं। इसमें दिया गया है ए में चैवन पुत्र, बी में दिया गया होड़को, सी में दिया गया वेदैनिस देव वेदवानी और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो जो बेदिया लोग जो होते हैं वो अपने आप को वेदैनिस वेदवानी ये अपने आप को ये कहते हैं, बेदिया समुदाय के जो लोग होते हैं। और इसका जो सर्वोच्च व्यक्ति को जो है इसको प्रधान बोला जाता है। इसमें वधु मूल्य को जो है डाली टक्का बोला जाता है। और इसमें सूर्याही पूजा पर विशेष महत्व ये लोग देते हैं, जो बेदिया जनजाति के जो लोग होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग बंजारा ट्राइब, मतलब बंजारा जनजाति के संबंध में कौन सा जो कथन है ये असत्य है। तो इसमें दिया गया है ये घुमक्कड़ किस्म की जनजाति है, बी में दिया गया इनका समाज मातृसत्तात्मक होता है, सी में दिया गया है इनमें राय की उपाधि काफ़ी प्रचलित है और डी में दिया गया है ये 4 वर्गों चौहान, पवार, राठौर और उर्वा में विभाजित हैं। तो इसका जो असत्य कथन ये कौन सा है ये पूछा जा रहा है। इसका जो असत्य कथन है ये है इनका समाज जो है ये मातृसत्तात्मक होता है, ये गलत है। इनका समाज जो होता है ये पितृसत्तात्मक होता है, मतलब इसमें जो होता है में आदमी लोग होते हैं वो मतलब सत्ता को मतलब संभालते परिवार वगैरह जो होते हैं वो सभी चीज़ों को देख रहे वो कोई एक पुरुष करता है, महिला नहीं करती है। इसमें जो है इनकी जो भाषा है ये लाम्बाडी ये अपनी भाषा को बोलते हैं। और इसमें है अल्हा उदल को लोक कथा काफ़ी प्रचलित है इन सभी में, जो कि ये वीर पुरुष सभी ये मनाते हैं। और इनके गीतों में पृथ्वीराज चौहान के उल्लेख का यहाँ पर मिलता है, मतलब इस जो पृथ्वीराज चौहान जी हैं उनका उल्लेख इनके गीतों में मिलता है। और दंड खेलना इनका प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो बंजारा जनजाति है इन सभी का। और इसमें बधु मूल्य को जो है ये हरजी कहा जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो बंजारा जनजाति से ये रिलेटेड हैं, इसे 1-2 बार पढ़ लें ताकि आपको याद हो जाए। आने वाला एग्जाम में हो सकता है यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स पशुपति इज डिपिक्टेड स्टैंडिंग ऑन द बैक ऑफ ए बुल, मतलब निम्न में से किस चित्रकला में पशुपति को सांड के पीठ पर खड़ा चित्रित ये किया जाता है। तो इसमें दिया गया ए में जादूपटिया, बी सोहराय, सी में दिया गया कोहबर और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा जो चित्रकला है जिसमें पशुपति को सांड के पीठ पर ये खड़ा करके चित्रित ये किया जाता है। तो ये जो है सोहराय जो चित्रकला है इसमें ये किया जाता है, तो ये ध्यान में रखें। और ये जो है सोहराय चित्रकला सोहराय पर्व से ये जुड़ा हुआ है। और इस चित्रकला में कला के देवता जिसको प्रजापति या फिर पशुपति का चित्रण यहाँ पर मिलता है, जिसमें जो है पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित ये किया जाता है इस चित्रकला में। और यह जो चित्रकला है हजारीबाग ज़िले में ये अत्यंत ये प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान में रखें। और जो सोहराय वो कोहबर चित्रकला को 2020 में इसको जीआई टैग दिया गया है, मतलब भौगोलिक संकेत जिसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको बोला जाता है। इसको 2020 में ये दिया गया है सोहराय और कोहबर चित्रकला को, तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न क्या है, इन विच मंथ द माथे फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, जो माथे पर्व जो है ये किस माह में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है माघ माह में ये मनाया जाता है, जो माथे पर्व जो हमारे झारखंड राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, हु कंपोज संथाली प्रवेशिका इन देवनागरी स्क्रिप्ट, मतलब देवनागरी लिपि में संथाली प्रवेशिका की रचना किनके द्वारा ये की गई है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में पीओ बोर्डिंग के द्वारा, बी में दिया गया डोमन साउथ आमिर, सी में दिया गया कैंपवेल और डी में दिया गया EL पक्सुले जी के द्वारा। तो जो संथाली प्रवेशिका है इसका देवनागरी लिपि में ये रचना जो किया गया है ये डोमन साहू समीर जी के द्वारा इनकी
रचना की गई है, तो ये ध्यान में रखें। और इसे क्या बोला जाता है, संथाली का भारतेंदु भी इसको बोला जाता है, डोमन साहू समीर जी को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगला प्रश्न है, हु ट्रांसलेटेड द बाइबल इन कुडुक, मतलब बाइबल जो है इसको कुडुक में किसके द्वारा ये अनुवाद किया गया है। इसमें ऑप्शन दिया गया, ए में रेव फेडोन के द्वारा, बी में दिया गया रेव ए ग्रीनार्ड, सी में दिया गया डॉक्टर मिखाइल तिग्गा, और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो जो बाइबल जो है ये इसको कुडुक भाषा में किनके द्वारा अनुवाद किया गया है, ये किया गया है रेव फेडोन जी के द्वारा। जो बाइबल जो है वो ईसाई लोगों का जो पवित्र ग्रंथ इसको बोला जाता है, इसको कुडुक भाषा में अनुवाद किया गया है रेव फेडोन जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, विच प्लेस इन झारखंड इज ऑल्सो नॉन एज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड हनुमान, मतलब झारखंड का कौन सा स्थान है जिसको भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी कहा जाता है। इसमें दिया गया ए में अलीनगर, बी अंजम धाम, सी में दिया गया है बलरामपुर, और डी में दिया गया बादम। तो कौन से स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान कहा गया है हमारे झारखंड में, ये क्या गया है, अंजन धाम को बोला गया है कि यहाँ पर भगवान हनुमान का हमारे झारखंड में जन्म हुआ था, इसी जगह में, ऐसा इसमें बोला गया, मतलब कोई ग्रंथ होगा उसमें ये मेंशन किया होगा। अब अगला प्रश्न जानते हैं, सारंडा फॉरेस्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, जो सारंडा जंगल है ये झारखंड के किस जिले में ये स्थित है। इसमें दिया गया ए में पश्चिमी सिंहभूम, बी साहेबगंज, सी में दिया गया देवघर, और डी में दिया गया धनबाद। तो जो सारंडा की जो जंगलें हैं ये सिचुएटेड है पश्चिमी सिंहभूम में, हमारे राज्य में ये सिचुएटेड है जो सारंडा के वन है। और ये जो वन जो है ये पहाड़ियों पर फैला हुआ ये घना वन है, मतलब काफ़ी डेंस फॉरेस्ट ये है सारंडा वन। और यह सभी सरायकेला के राज परिवार का निजी शिकार क्षेत्र हुआ करता था एक टाइम पे। और यह जो वन है लगभग 820 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ ये वन है, और इसकी ऊंचाई जो है ये 550 मीटर, ये दैट मीन्स 1800 फीट की ऊंचाई पर ये सिचुएटेड है जो सारंडा वन है। इसे ये बोला जाता है कि ये एशिया का सबसे घना वन इसको माना जाता है, और यहाँ पर साल के वन यहाँ पर पाए जाते हैं सारंडा वन में। तो ये सभी चीज़ें हैं जो सारंडा वन से ये रिलेटेड है। अगला प्रश्न क्या है, वेयर इज़ द समेत पीक लोकेटेड, मतलब समेत शिखर ये कहाँ पर स्थित है। इसमें दिया गया है ए में पारसनाथ, बी राजमहल, सी में दिया गया नेत्रहाट, डी में दिया गया गुमला। तो जो समेत शिखर जो है ये पारसनाथ को ही ये बोला जाता है समेत शिखर, और ये गिरिडीह में लोकेटेड है हमारे झारखंड में। तो ये भी ध्यान में रखें, जो कि एक जैन तीर्थ स्थल है, जो कि श्वेतांबरी जैन तीर्थ स्थल ये माना जाता है। और इसकी ऊंचाई जो है ये 4431 फीट ये मानी जाती है, मतलब ये इतनी ऊंचाई इसकी है जो पारसनाथ पर्वत है। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर द मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना वाज स्टार्टेड, जो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना जो है ये किस वर्ष हमारे राज्य में शुरू की गई थी, ये पूछा गया है। इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में 2005, बी 2004, सी 2001, और डी में दिया गया है 2003। तो ये जो ग्राम सेतु जो योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, ये शुरू किया गया है 2001 ईस्वी में हमारे राज्य में शुरू किया गया था, जिसका नाम है मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना। अगला देखते हैं, व्हेन वाज द मनरेगा स्कीम इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, मतलब जो मनरेगा योजना जो है ये हमारे राज्य में कब, मतलब सभी ज़िलों में ये लागू किया गया था। तो इसमें दिया गया है एक में 1 अप्रैल 2010, बी में दिया गया है 2 फरवरी 2006, सी में दिया गया 9 फरवरी 2009, और डी में दिया गया है 1 अप्रैल 2008। तो जो मनरेगा योजना जो है ये हमारे राज्य में 1 अप्रैल 2008 को मतलब सभी ज़िलों में ये लागू कर दिया गया था। इसमें क्या है कि जो भी गांव वाले जो बेरोज़गार लोग हैं उन सभी को ये मतलब रोज़गार प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कुआं बनाना हो, डोभा बनाना हो, ये सभी चीज़ों के तहत ये रोज़गार प्रोवाइड करता है ये मनरेगा, जो कि ये शायद 100 दिनों का ये मतलब साल में 100 दिनों का ये गारंटी देता है कि उसमें 100 दिन इसको जॉब मिलेगा ही। अगर 100 दिन जॉब नहीं मिलता है तो उसको बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें ये मनरेगा में ये मेंशन है, तो ये ध्यान में रखें। अगला जानते हैं,
ऑन द लाइन्स ऑफ द हिमायत योजना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, विच स्कीम इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रनिंग इन झारखंड। मतलब जम्मू कश्मीर की हिमायत योजना के तर्ज पर भारत सरकार के द्वारा झारखंड में कौन सा योजना ये चलाया जा रहा है। तो इसमें दिया गया ए में जीवन आशा योजना, बी रोशनी योजना, सी में दिया गया लाडली लक्ष्मी योजना और डी में दिया गया मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो ये किस योजना को हमारे राज्य में चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा है रोशनी योजना के नाम पे हमारे राज्य में चलाया जा रहा है, जो कि जम्मू कश्मीर की जो हिमायत योजना जो है ये उनसे रिलेटेड ये योजना है। जो इस योजना का जो मतलब चलाया गया था ये 7 जून 2013 को ये लागू किया गया था और ये जो है कौशल विकास और रोजगार प्रदान से रिलेटेड ये एक योजना है, जो कि झारखंड के चतरा, पलामू, लातेहार, गढ़वा, गुमला तथा पश्चिमी जिले में ये योजना ये शुरू किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड बाय महेंद्र सिंह धोनी। मतलब महेंद्र सिंह धोनी जी के द्वारा निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं किया गया है। इसमें दिया गया है ए में झारखंड रत्न, ये रत्न होगा रत्न, बी में दिया गया पद्मश्री, सी में दिया गया पद्म भूषण और डी में दिया गया पद्म विभूषण। तो ये कौन सा पुरस्कार है जो महेंद्र सिंह धोनी को नहीं दिया गया है। ये जो पद्म विभूषण जो पुरस्कार है ये महेंद्र सिंह धोनी को नहीं दिया गया, बाकी सभी जो पुरस्कार हैं ये उनको प्राप्त हैं। अगला प्रश्न जानते हैं, विच भोक्ता लीडर ऑफ पलामू सोक द ब्रिटिश पावर इन द रेवेलियन ऑफ 1857। मतलब 1857 के विद्रोह में पलामू के किस भोक्ता नेता ने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया था। तो इसमें दिया गया ए में नीलांबर पीताम्बर, बी मेदिनी राय, सी कृष्णदेव राय और डी में दिया गया यमुना सिंह। तो ये कौन से नेता थे? ये नीलांबर पीताम्बर जो थे ये दोनों भाई के द्वारा 1857 में ये ब्रिटिश के खिलाफ ये आंदोलन किया गया था और ये ब्रिटिश सत्ता को ये हिला के रख दिए थे। इसीलिए इनकी याद में पलामू में नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, यहाँ पर कुछ दिया गया है ये एक्सप्लेनेशन, इसको एक बार वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि नीलांबर पीताम्बर की गिरफ्तारी जो है डाल्टन के द्वारा ये की गई थी और उनको जो है 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में आम के पेड़ में मतलब फांसी लटकाकर इनकी फांसी की सज़ा इनको दे दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब अगला प्रश्न क्या है, महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के संबंध में कौन सा कथन ये सत्य है, ये पूछा जा रहा है। तो इनमें दिया गया है ए में इन्होंने पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया, बी में दिया गया इन्होंने अंग्रेज ठेकेदारों द्वारा बिना अनुमति के जंगल काट कर खेत तैयार करने तथा छोटा नागपुर क्षेत्र से संथालों को लाकर बसाने का विरोध किया, सी में दिया गया इन्हें भागलपुर जेल में 6 मई 1807 को फांसी दे दिया गया और डी में दिया गया इनमें से सभी। तो इसमें से कौन सा कथन जो है ये सत्य है। तो ये सभी जो कथन जो है ये सभी ये सत्य है, जो कि रानी सर्वेश्वरी से ये रिलेटेड है। तो ये इसको ध्यान से देख लें। अगला प्रश्न जानते हैं, बुल्लू इमाम के संदर्भ में कौन सा कथन ये सत्य है। इसमें दिया गया है ए में इनका जीवन जनजातीय सभ्यता संस्कृति एवं कला की खोज में व्यतीत हुआ, बी में दिए गए इन्होंने जनजातीय लोक कला सोहराय एवं कहबर को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर प्रदर्शित कर विश्व स्तरीय पहचान प्रदान की है, सी में है इनकी कला का प्रदर्शन देश के महानगरों के अतिरिक्त विश्व के कई देशों में भी ये किया गया है और डी में दिया गया उपयुक्त में से सभी। तो ये कौन सा कथन जो है ये सत्य है, जो कि बुल्लू इमाम से ये रिलेटेड कथन है। तो ये सभी जो कथन दिए गए हैं ये सभी कथन इनसे रिलेटेड हैं, जो कि ट्रू कथन है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच एनिमल हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ स्टेट एनिमल ऑफ झारखंड। मतलब किस पशु को झारखंड का राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। इसमें दिया गया है ए में एशियाटिक लायन, बी में दिया गया इंडियन एलिफेंट, सी में दिया गया अल्पाइन मास्क डियर और डी में दिया गया इंडियन ग्रो मंगूज। तो ये कौन सा जो पशु है जिसको झारखंड में राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। तो ये इंडियन एलिफेंट जो है दैट मीन्स हाथी को राज्य के पशु का दर्जा दिया गया है हमारे
झारखंड में। और इसका साइंटिफिक नेम होता है एलिफस मैक्सिमस, इसका साइंटिफिक नाम होता है। तो ये भी ध्यान में रखें, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये और भी हैं, जैसे कि राज्य के पक्षी कोयल को रखा गया है, जिसका साइंटिफिक नाम जो है ये कॉकुलस कानोरस इसका साइंटिफिक नाम है। राज्य के वृक्ष जो है साल है, इसका साइंटिफिक नाम सोरिया रोबस्टा है। और राज्य के पुष्प जो है पलास है, इसका साइंटिफिक नाम बूटी फ्रोंडोसा इसका साइंटिफिक नाम है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो झारखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह से ये रिलेटेड हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। ये 1 2 3 4 अगर देखा जाए तो एक एक प्रश्न 4 प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक अतिरिक्त कमरा बनाने हेतु राज्य निधि में से प्रत्येक लाभार्थी को कितना अतिरिक्त राशि दी जाएगी। तो इसमें दिया गया ए में 20,000 रुपये, बी में 50,000 रुपये, सी में 1 लाख रुपये और डी में दिया गया 2 लाख रुपये। तो ये कितनी राशि दी जाएगी अतिरिक्त एक कमरा बनाने के लिए। तो ये जो है 50,000 रुपये की राशि इसमें दी जाएगी, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये राशि दी जाएगी। अगला प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न है, वेयर इन झारखंड हैज परमिशंस बिन ग्रांटेड टू ओपन ए ट्राइबल यूनिवर्सिटी। मतलब निम्न में से झारखंड में कहाँ जनजातीय विश्वविद्यालय खुलने की अनुमति ये प्रदान की गई है। तो इसमें दिया गया ए में गोड्डा में, बी पश्चिमी सिंहभूम, सी में दिया गया हजारीबाग में और डी में दिया गया है जमशेदपुर में। तो ये कहाँ पर जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने का ये अनुमति प्रदान किया गया है, और ये हमारे झारखंड में किया गया है। तो ये जो है जमशेदपुर में ये खोला जाएगा जनजातीय विश्वविद्यालय। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ये जमशेदपुर में खोला जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारे जो जेएसएससी स्पेशल मॉडल सेट जो है, ये तीसरा मॉडल सेट है। जो लोग पहला दूसरा नहीं देखे हैं वो जाके देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो फिर आप खुद से प्लेलिस्ट में या खोज सकते हैं इस चैनल के प्रोफाइल में। और जो लोग मेरे वीकली करंट अफेयर्स नहीं देखते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रूर देखें, वहाँ पर भी आपको काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी, और वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव्स वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, तो वो भी ज़रूर देखें। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अपना कमेंट करके सजेशन भी दे सकते हैं। और जो लोग इंडियन जीएस को सब्सक्राइब नहीं किए हुए अभी तक, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। और जिन लोगों को इसकी पीडीएफ की ज़रूरत हो तो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जितने भी क्लासेस होती हैं, मतलब जितने भी वीडियो अपलोडेड होते हैं, उन सभी के पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।